अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। और आज की सुबह का आगाज़ सिटी एट 10 के साथ। अच्छा जनाब, आज की सुबह मैंने सोचा कि जब हम अपने शो का आगाज़ करेंगे तो डेफ़िनेटली आप लोगों की तरफ से मुझे कहा जाता है कि भाई आप ज़रूर रोज़ाना जो है कोई एक ऐसी बात बताया करें जो वाकई बड़ी पॉजिटिव हो, बड़ी एनर्जी देती हो। तो आज मैंने सोचा कि आगाज़ करते हैं इस अच्छी बात के साथ कि अगर आप अच्छा सोचते हैं और अच्छा करते हैं तो इस बात पर यकीन रखिए कि आपके साथ अच्छा ही होगा और आपकी सोच जो है, जैसा आपका गुमान होगा वैसे ही आपको नताइज भी मिलेंगे। तो इसलिए आप जब भी जो भी काम करें, जिस तरह से भी करें, मेहनत से करें या जिस इंटेंशन से भी करें, नीयत साफ़ रखें, साफ़ दिल से करें और फिर आपके उसके नताइज जो हैं वो आप देखें। इनफैक्ट ये इस तरह से मैं आपको मिसाल दे सकती हूँ कि अगर आप अपने किचन में बददिली के साथ चाय बना रहे हैं अपने लिए या किसी और के लिए, यकीन करें अगर चाय बनाते हुए आपकी नीयत ये है कि आप जो चाय बना रहे हैं वो आप बड़ी बददिली से बना रहे हैं, बड़े बुरे दिल से बना रहे हैं कि ओहो मेहमान आ गए, चाय तो देनी पड़ेगी, ओहो सर में दर्द हो रहा है, मुझे खुद चाय तो पीनी पड़ेगी। लेकिन अगर वही चाय आप बड़ी खुशी के साथ बना रहे हैं, प्लेजेंट मूड में बना रहे हैं और वहीं जो चीज़ें आपके पास हैं उन चीज़ों को लेकर बना रहे हैं, बहुत सारे लवाजमात आपके पास नहीं मौजूद हैं, ऑल्दो चाय तो चीनी पत्ती के साथ बन जाती है लेकिन बहुत सारे लोग लवाजमात के साथ भी चाय पीते हैं। लेकिन अपने गिवन सर्कमस्टांसेस के अंदर अच्छी नीयत से जब आप काम करते हैं तो उसके नताइज आपको बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे मिलते हैं। अब वही चाय जो एक बुरे दिल से बनाई जाए उसका टेस्ट नहीं होगा, ये फैक्ट है। और वही चाय जो बड़ी अच्छी तरीके से बनाई जाए, बेशक उसमें कोई प्रॉब्लम है लेकिन उसका टेस्ट बड़ा अच्छा होगा। तो जो भी काम करें अच्छी नीयत के साथ करें, अच्छे इंटेंशन के साथ करें। चाय तो एक छोटी सी एग्जाम्पल थी, ज़िंदगी में बड़े बड़े काम भी अच्छी नीयत के साथ किया करें। अच्छा जनाब, क्योंकि अब हमारी अच्छी नीयत ये है कि हम आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें दिखाएं और ये बताएं कि भाई क्या है कुछ फैशन में इन, क्या कुछ चल रहा है। तो चलते सबसे पहले ये शूट देखते हैं और ये किया है इकरा ने। तो जनाब, दिल से रे। अच्छा, इस सॉन्ग की जो ख़ास बात है ना वो ये थी कि ये ए.आर. रहमान का सॉन्ग था लेकिन आतिफ असलम ने जिस तरह से इसको अपने स्टाइल में गाया है इसकी दाद देनी पड़ेगी। और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर ये वीडियो अपलोड की, ये वीडियो बहुत वायरल हुई, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो ऐसे कैसे हो सकता था कि हम आपको ना दिखाते। अच्छा, अब बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि नेशनल स्टेडियम में डेफिनेटली एक बड़ी ज़बरदस्त कल इनाग्रेशन थी, तकरीब हुई। उसके आपने जो मनाजिर देखे होंगे वो डेफिनेटली सब देख रहे थे कि कितनी ज़बरदस्त ये तकरीब थी। टाइम पर जो है ये नेशनल स्टेडियम को तैयार कर लिया गया, मगर बैक स्टेज क्या कुछ हो रहा था ये ज़रा देखिए। अच्छा भाई, जब सेलिब्रेशन करने की बात हो ना तो बच्चे हों, बूढ़े हों या फिर जवान हों, हमारी यंग एक्ट्रेस हों या फिर हमारी लेजेंड एक्ट्रेस हों, किसी से पीछे नहीं है। आजकल जिस तरह की शूट्स आ रहे हैं, जिस तरह के मेहंदी आप लोगों को दिखाई जाती है, जिस तरह के आजकल एक्ट्स होते हैं, उसमें हमारी जो लेजेंड एक्टर हैं वो भी पीछे नहीं है। ये रील देखिए और ख़ुद फैसला कीजिए। तो आपने देखा कि हमारी जो लेजेंड एक्ट्रेसेस हैं वो भी किसी से पीछे नहीं है। अच्छा जनाब, हम लोगों ने गजरे और इसकी बड़ी एक पूरी साइंस जो है वो पढ़ी हुई होती है, हमें पता होता है क्योंकि हम इतनी शादियों में जाते हैं, इतनी मेहंदियाँ हमने अटेंड की होती हैं कि हम लोग मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं, मगर ये भी थोड़ा मुख्तलिफ है। अच्छा, ये जो गजरे भी आपने देखे हैं ना, बहुत सारे लोग, बल्कि सारे ही लोग ये सोचते हैं कि भाई हाथों में पीले ही गजरे होते हैं या फिर सफ़ेद जो है वो मोती वाले गजरे होते हैं। लेकिन अगर आपका ड्रेस येलो है तो आप मुख्तलिफ फूल लेके किसी फूल वाले को वो फूल देके या ख़ुद भी घर में इस तरह के कॉम्बिनेशन गजरे बना सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड आइडिया और ये आपने ज़रूर करना है और बताना है कि ड्रेसेस के ऊपर इस तरह से जो मिस मैच करके जो गजरे होते हैं ना, ये कैसे लग रहे होते हैं। अच्छा भाई, अब चलते हैं हम कि गजरों के अलावा ना शादियों में वेडिंग प्रॉप्स भी बहुत होते हैं, मतलब इसकी डिफरेंट प्रॉप्स होते हैं और ये किस तरह के होते हैं ज़रा ये देखें कि ये क्या है। चले जनाब, अब बढ़ते हैं हमारे टोटके की जानिब। और अचानक अगर टोटके में हिचकी आपको लग जाए तो फिर ये टोटका बताना तो बनता ही है कि अगर आपको अचानक से हिचकी लग जाए, किसी होस्ट को शो में लग जाए, मुझे हिचकियाँ शुरू हो जाएं, या आपको कोई मेहमान के सामने हिचकी लगना शुरू हो जाए, या फिर आपको कहीं पर भी किसी भी जगह पर हिचकी लग जाए, तो आप उसको कैसे रोकेंगे। तो टोटका उसके लिए है ये, और उसका टोटका है कि हिचकी रोकने के लिए तुलसी के पत्ते एक मौसर घरेलू इलाज है। वाह भाई वाह। तुलसी के 2 से 3 पत्ते धोकर चबा लें। अगर हिचकी मुसलसल आ रही हो तो फिर चंद मिनट तक पत्ते चबाने के बाद नीम गर्म पानी पी लें।
तुलसी के पत्तों में कुदरती अज्जा होते हैं जो आपकी हिचकी को कंट्रोल करते हैं और आपका जो आसाबी निज़ाम है उसको भी सुकून पहुंचाने में बड़े मदद देते हैं। तो भाई हिचकी रोकने के लिए ये बेस्ट जो है वो रेमेडी है कि ताज़ा तुलसी के 2 से 3 पत्ते धोकर आप चबा लें, और अगर फिर भी हिचकी नहीं रुके तो फिर चबाने के बाद नीम गर्म पानी पी लें, तो डेफिनेटली ये इससे आपको बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो ये वाकई बड़ी अच्छी जो है वो रेमेडी है। अच्छा जनाब, अब आपको बताते हैं एक और अहम ख़बर और आपके साथ में शेयर करते हैं। इट्स अबाउट विज़िट, और ये बड़ा एक विज़िट है। भाई किसका विज़िट है और कौन आ रहे हैं, सो आपको बताते हैं कि तुर्क सदर तैयब उर्दवान आज 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आएंगे। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान आला सतह के वफ़द के हमरा इस्लामाबाद पहुँचेंगे और वफ़द में वज़ीर आला हुकाम और कॉर्पोरेट रहनुमा भी शामिल होंगे। पाकिस्तान आमद पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल भी किया जाएगा और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर उर्दवान पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन कौंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत भी करेंगे। HLSCC इजलास के अख्ताम पर मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा और मुतादिद अहम मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत भी मुतवक्के हैं। दोनों रहनुमा मुश्तरका प्रेस स्टेक आउट और से भी खिताब करेंगे। सदर उर्दवान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी से अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे, जबकि प्राइम मिनिस्टर के साथ वो तुर्की बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से भी खिताब करेंगे, जिसमें दोनों ममालिक के सरकर्दा सरमायाकार कंपनीज और कारोबारी अफराद जो हैं वो शरीक होंगे। तो ये तो थी आज की अपडेट। अब एक और जो ख़बर है वो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ में, एंड आई डोंट नो कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। एक तो चाइल्ड लेबर वैसे ही मना है, उसके हवाले से लॉज हैं, और फिर पता नहीं लोगों से खौफ खुदा ख़त्म हो जाता है, या लोगों को ये समझ में नहीं आती है कि अगर आपने किसी के बच्चे को काम करने के लिए रख ही लिया है तो उस पर तशद्दुद क्यों करना है। उसको भी आप उसी तरह ट्रीट कर सकते हैं, अगर अव्वल तो रखना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये ख़बर है जो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, रावलपिंडी से ये ख़बर है कि 12 साल घरेलू मुलाजमत ही हैं जिन पर तशद्दुद किया गया और वो तशद्दुद से जो हैं वो जाँ बहक हो गई। दिस इज़ रियली सैड कि आपने 12 साल मुलाजमा के ऊपर तशद्दुद किया, मतलब लोगों की रूह नहीं कांपती, दिल नहीं दहलते कि ये किस तरह के लोग होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। एक तो बच्चों को काम पर रखते हैं और फिर उन पर तशद्दुद करते हैं। चले, रावलपिंडी का जो इलाका ये असगर मॉल में जो है ये तशद्दुद का शिकार होने वाली घरेलू मुलाजमा इलाज के दौरान दम तोड़ गई। अच्छा, इसकी जो ख़बर की जो बैकग्राउंड है वो कुछ इस तरीके से है कि पुलिस के मुताबिक 12 साल मुलाजमा अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गई थी। लड़की को तशवीशनाक हालत में होली फैमिली अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो जाबर ना हो सकी। बच्ची के हाथ, पाँव, चेहरे और सर पर तशद्दुद के निशानात मौजूद थे। पुलिस का कहना है कि तशद्दुद के इल्ज़ाम में मालिक मकान और उसकी बीवी को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि मुकदमे में कत्ल समेत दीगर 7 दफ़ात भी शामिल की गई हैं। पता नहीं इस तरह के वाक़यात एक के बाद एक रिपोर्ट होते हैं, सामने आते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि ये कौन सफ़ाक लोग होते हैं जो कि लोगों को घरों में काम करने के लिए छोटे बच्चों को रखते हैं, फिर उन पर तशद्दुद करते हैं, और वो बेज़ुबान, वो डरे हुए सहमे हुए बच्चे बच्चियाँ जो घरों में काम कर रहे होते हैं, उनकी इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत भी नहीं होती कि वो किसी को कह सके, किसी को बता सकें। पता नहीं वो कितने मजबूर होते होंगे, घर उनको पैसे लेके जाने होंगे। अल्लाह ताला सबको बस तौफीक दे, नेकी की हिदायत दे, और लोगों के साथ जो है वो काइंडनेस और मेहरबानी से रहने की जो है वो एक तौफीक ही कह सकते हैं, हिदायत ही कह सकते हैं, वो मिले। शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर टॉप स्टोरीज आपके साथ में शेयर करेंगे। स्टे विद अस। तो आपने ये देखा चैंपियंस ट्रॉफी का ये ज़बरदस्त सा सॉन्ग आतिफ असलम का, जिसने ओवरऑल क्रिकेट वर्ल्ड में तहलका मचा दिया। सब लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और जी हाँ, बिल्कुल तैयार हैं क्रिकेट के लिए, हम रेडी हैं। बस चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होनी है, मैचेस शुरू होने, और फिर आपने देखना है कि किस तरीके से जो है वो खेल जमता है। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो हमारे कमेंटेटर्स हैं, जिस तरह से वो कमेंट्री करते हैं और जिस तरह से उसमें वो इंग्लिश बोल रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं उनको सुन रहे होते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं। ये एक कमेंट्री है जो कि वायरल हो रही है, ज़रा देखेंगे कि इनकी कमेंट्री। अच्छा जी, ये आपने देखा कि हमारे पास कितने टैलेंटेड लोग हैं, तो फिर लोग कहते हैं जी इंग्लिश सीखने जाना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर आप कमेंट्री गौर से देखें और पैशन हो क्रिकेट का, तो ये सब भी हो सकता है। अच्छा जी, अभी शो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अशरफ भाई, लेकिन उनके साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद है उनका इंट्रोडक्शन करवाने से पहले एक खबर है जो कि पॉपअप हुई। पहले मैं आपको उस खबर का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि आजकल चल क्या रहा है। खबर कुछ इस तरीके से है कि चेयरमैन नैब ने खिताब किया और फिर इस्लाहात और ज़मीनों पर बड़ा एक्शन, ये खबर सामने आई, जिसमें चेयरमैन नैब ने कहा कि इदारे में इस्लाहात की गई हैं, अब किसी को मसला हो तो पहले खुद सामने आना होगा। अच्छा, दूसरी जो फिर खबर थी वो कुछ इस तरह से थी कि कराची में ज़मीनों का बहरान,
कराची में 7,500 एकड़ की ज़मीन के जाली दस्तावेजात का इंकशाफ हुआ, जिसकी मालियत 3 खरब रुपए बताई गई। सिंध में ज़मीनों के रिकॉर्ड का कोई मौसर निज़ाम नहीं, लैंड डिपार्टमेंट के महकमे एक दूसरे से मुंसलिक नहीं है और जल्द सिंध में ज़मीनों के रिकॉर्ड पर बड़ा एक्शन लिया जाए। अच्छा जी, LDA, KDA, MDA के खिलाफ ठोस शवाहिद पर सोमोटो नोटिस लेने का भी ऐलान किया गया है। तो ये तो खबर सामने आई, लेकिन इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए अशरफ भाई हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद है और उनके साथ हमें ज्वाइन किया आबाद के चेयरमैन हैं हसन बुखारी, जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और इशूज़ एंड हसन बख्शी इनका नाम है और ये जो है वो टैक्सेशन से भी ताल्लुक़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? जी जी, थैंक यू जी। सर ज़रा बताएं कि ये क्या इशू है और इसके ऊपर क्या आपके कमेंट्स हैं, आप क्या समझते हैं क्या होना क्या चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। कल हमने आबाद हाउस में चेयरमैन नायब को दावत दी थी और हम समझते हैं कि आबाद का इंटरेक्शन हाईएस्ट लेवल ऑफ डिग्निटरीज से होना चाहिए। ये उसी की एक कड़ी है, सिलसिला है और बहुत इत्मीनान से वो आए और 2-3 घंटे बात की, जिसमें उन्होंने एक जैसा आपने कहा कि ज़मीनों के एक मसाइल पे भी बात की गई, टाइटल को डिजिटलाइज करने के लिए भी बात की गई और सबसे बड़ी बात जो आम पाक कराची के रहने वालों के लिए जो बात हुई कि LDA, MDA, KDA ने अपनी स्कीम्स 40-40 साल से अनाउंस की हुई है, 100% पेमेंट ली हुई है अरबों रुपए में आम आदमी से, जिसने 10, 15 या 20 हज़ार रुपये में वो प्लॉट ख़रीदा था और आज तक उनको कब्ज़ा नहीं दिया है। और वो लोग 4 लाख लोग हैं वो, और अगर आप उसको एवरेज फैमिली साइज से मल्टीप्लाई करें तो 20 लाख लोग उससे अफेक्ट हो रहे हैं जिन प्लॉटों का 25, 30, 40 साल से कब्ज़ा नहीं हुआ है। सो हमने उनको ये पुटअप किया था और ये भी कहा था कि इन प्लॉटों के इर्द गिर्द इंफ्रास्ट्रक्चर, इन स्कीम्स के इर्द गिर्द इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। सही। तो उन्होंने कहा कि आप हमें शवाहिद दें। शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं। उन्होंने कहा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मैं ख़ुद से मोटो लूँगा और इसको ठीक करूँगा। इसके अलावा एक जो वहाँ पर बात हुई, एक बीच में एक चीफ मिनिस्टर ने एक रिपोर्ट बनवाई थी SBCA में, जिसमें ये इंकशाफ हुआ कि पिछले 5 साल में 1 लाख बिल्डिंगें या यूनिट्स कंस्ट्रक्ट हुए हैं, बिल्डिंगें कंस्ट्रक्ट हुई हैं और जिसमें सिर्फ अप्रूवल 14-15 हज़ार के पास है। 85,000 बिल्डिंगें बग़ैर अप्रूवल अनऑथराइज इलीगल बनी हैं, विच इज़ 7 टाइम्स मोर देन द लीगल कंस्ट्रक्शन। 7 टाइम। तो उसमें गवर्नमेंट का लॉस ऑफ रेवेन्यू है। उसमें ना कंस्ट्रक्शन की मटेरियल सही यूज़ हुआ होगा और ना ही उसमें जो रिक्वायरमेंट है सेस्मिक वो फॉलो हुई होगी। सही। और हमने ये भी कहा कि आप इंश्योर कीजिए कि वो कौन अफसरान इसके ज़िम्मेदार थे। सही। जो रहते हैं हम उनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं उसकी बिल्डिंगें रेगुलराइज हो जाएं अगर वो सिस्मिक प्रूव हैं तो, अगर नहीं तो उसको जैकेटिंग की जाए, पर उन अफसरान के ख़िलाफ़ ज़रूर एक्शन लिया जाए जो पिछले 5 साल में इन बिल्डिंगों को इलीगल अनऑथराइज बनवाने में मुलव्वस थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि वो भी आप हमें दें, हम इंश्योर करेंगे, क्योंकि ये दोनों केस नायब की एम्बिट में आते हैं और ये क्योंकि 50 करोड़ से ऊपर भी हैं और चीटिंग पब्लिक एट लार्ज भी है और करप्शन भी इन्वॉल्व है इसमें। अच्छा सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ऑब्वियसली इसमें करप्शन भी इन्वॉल्व है, फिर ये अनऑथराइज भी हैं, फिर इलीगल भी हैं, तो इसके ऊपर ये जब चले ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि वो इसके हवाले से काम करेंगे, इस पर वर्कआउट करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो जो इम्प्लीमेंट होगा उससे चीज़ें बेहतर होंगी। ये जो सारा प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस पहले चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता या इन लोगों को पहले से नहीं देखा जा रहा होता? क्योंकि बाद में जब इतनी बड़ी खबरें सामने आती हैं और फिर लोगों के साथ इतनी जो है वो चीटिंग होती है, ज़ाहिर है लोगों के ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट होती है, इट्स ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट, आप अपने पैसा लगाते हैं, तो आप क्या समझते क्या होना चाहिए? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि होना तो उसी वक्त चाहिए, इट शुड बी निप्ड इन द बड। हाउएवर व्हाट हैज़ पास्ट। सही। आज भी हम अगर लाइन ड्रॉ करें और उन अफसरान का अहाता करें जिनकी कनाइवन से ये काम हुआ है। सही। आम इंसान के लिए एक फ्लैट, एक मकान, एक यूनिट इतना इम्पोर्टेंट है कि उसकी ज़िंदगी भर की उम्मीद और कमाई है। और वो बहुत उम्मीद से सारी ज़िंदगी के पैसे जमा करता है, जोड़ता है और एक फ़्लैट ख़रीदता है और उसको बाद में ये पता लगे कि ये इलीगल है जी। उसको बाद में ये पता लगे कि इसमें क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मेंटेन नहीं की गई है, ना सरिया डला है, ना प्रॉपर सीमेंट है, ना कोई इंजीनियरिंग है, ना कंसल्टेंसी है, और ये अर्थक्वेक की सूरत में अल्लाह ना करे ये एक मिट्टी का ढेर बन सकता है, तो उस पर क्या गुजरती होगी आप ही देखिए। सही। सो ये क्रिमिनल्स हैं और इन लोगों को क्रिमिनल्स की तरह ही ट्रीट करना चाहिए
ना सिर्फ वो अफसरान जो इसमें शामिल हैं, हाँ। वो लोग भी जिन्होंने ये बिल्डिंगें इलीगली बनाई हैं, सही, उनको भी हमने क्रिमिनली ट्रीट करना चाहिए। सही। अच्छा चलिए सर, अब अभी आप यहाँ पर मौजूद है तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए थोड़ा सा आपसे पूछते कि एक अच्छा प्रोजेक्ट, एक अच्छा आइडिया और एक अच्छा स्ट्रक्चर क्या, किस तरह से वो जो है वो मेंटेन किया जा सकता है, क्या उसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं और किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाए और क्या उसके जो है वो होने चाहिए इम्पैक्ट्स जब वो बनने के बाद वो तैयार होता है? देखिए, कराची में आजकल जो बिल्डिंगें बन रही हैं अमूमन अच्छी बन रही हैं, ठीक, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं, मटेरियल भी अच्छा लग रहा है। यस, बनने के बाद 2-4 साल बिल्डर चलाता है और बाद में वहाँ के रेसिडेंट्स को हैंड ओवर करता है। इसके लिए एक लॉ आया है, कंडोमिनियम एक्ट, अच्छा, कि रजिस्टर्ड मेंटेनेंस कंपनी होंगी, हाँ, जो उस प्रोजेक्ट को लुक आफ्टर करेगी, ठीक, और उसका कानून तो पास सिंध गवर्नमेंट ने 2014 में कर दिया था, ठीक, और 24 आगे अभी तक नीचे रूल्स नहीं बनाए हैं बिल्डिंग कंट्रोल में। सही, हाँ। तो वो जब इंटरवेंशन हो जाएगा तो ये जो आपको कभी कभी रास्ते में जाती है नज़र आती है बिल्डिंग कि उसकी गैलरी टपक रही है या लीक हो रही है, कहीं दरख्त उग रहा है, वो उम्मीद है कि वो चीज़ें, क्योंकि जो फिर वही बात होती है ना, जब आप बिल्डिंग ले रहे होते हैं या बुक करा रहे होते हैं तो उसके उस टाइम तो चीज़ें अलग होती है, जब फिर आप उसमें रह रहे होते हैं, उस बिल्डिंग में बस रहे होते हैं, तो फिर जो है वो बंदा ये कहता है जिन बिल्डर से मैंने ली थी उन्होंने तो ये सारा कुछ किया था। तो ये मेक श्योर करने के लिए इन तमाम तर चीज़ों के लिए क्या और मज़ीद कर सकते हैं कि लोग जो है वो बाद में भी उसी तरह सुकून से रह सकें जिस तरह से वो नया घर खरीद रहे होते हैं? जो देखिए, आप ये समझें, आप 5 करोड़ की गाड़ी भी लेते हैं ना, हाँ, और अगर उसकी सर्विस टाइम पे नहीं कराएंगे, ऑयल नहीं चेंज करेंगे, मेंटेनेंस नहीं करेंगे, तो एक वक्त आएगा कि उसका इंजन फ्रीज हो जाएगा। सही। इसी तरह बिल्डिंग में लिफ्ट्स, इसी तरह सेवरेज का निज़ाम, सैनिटरी का निज़ाम, साफ़ सफाई, हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। सही। हमें बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जिस तरह वो अपने घर के अंदर को मेंटेन करते हैं, बाहर के हिस्से पे भी इतना तवज्जो दें, और ये एक कंबाइन एफर्ट्स हैं। सही, कंबाइन एफर्ट्स है। इसमें जब तक लोग एजुकेट नहीं होंगे, लोग ये सोचेंगे नहीं कि सिर्फ वो 4 दीवारी के अंदर वाला हमारा हिस्सा नहीं है जी, बाहर भी हमारा राइट है। एग्जैक्टली मतलब जब आप कोई बिल्डिंग लेते हैं, कोई भी घर लेते हैं, या स्पेशली आप अपार्टमेंट लेते हैं, किसी प्रोजेक्ट में होते हैं, तो सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने घर का जो है वो सारा इनसाइड स्ट्रक्चर साफ, घर के बाहर जो लोग रहते हैं, आपके घर का जो प्रोजेक्ट है वो ऑब्वियसली आपकी जिम्मेदारी होता है और उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। सफाई तो वैसे भी निफ्स-ए-मान है। अशरफ भाई, आप यहाँ पर बैठे हुए ज़रा बताएं कि ये सारा कुछ चल क्या रहा है? ये एकदम से जो है वो अचानक से खबरें सामने आती हैं और फिर उसके बाद जो है वो ये भी खबर आती है कि भाई इम्प्लीमेंट होगा, बट इम्प्लीमेंट होगा नहीं। देखें, सब बात जैसे हम लोग सारी, हमारा काम क्या है कि जो लोगों की शिकायतें, आवाम की शिकायतें, वो हम मुतल्लिका इदारों तक पहुँचाएं। हम तो ब्रिज हैं। अब यहाँ पे देखें कि जैसे हसन बख्शी साहब ने कहा, बहुत कैटेगोरिकली बताया, 4 लाख लोगों के बुकिंग है, और ये LDA, MDA, टेसर टाउन आपने नाम सुना, कब्जा हो गया वो। तो हमारी भी जाने, मैं खुद मीडिया में आज से नहीं, कई सालों से मुझे कहते हैं ये करा दो। अब मैं किसके पास जाऊँ? देखें, हमारा जो एक टर्मिनोलॉजी जिसे कहते हैं ना, किस वे में जाके अपना इशू रिजॉल्व करना है। आप फाइल लेके जाएं, आपको घुमाते रहेंगे ना, घुमाते रहेंगे, क्योंकि वो इन्वॉल्व हैं इस करप्शन में, तो नेवर वो आपको राइट पे पाथ जो है नहीं बताएंगे। अब जैसे हसन भाई यहाँ बैठे, मैं 2 चीज़ें पूछूंगा। एक, जैसे हमारा जो इंटरनेशनल क्रिकेट आई है 30 साल के बाद, बड़ा इवेंट होने जा रहा है। कल मैं स्टेडियम गया था, मैं आपको बताऊं, कल भाई आप कल स्टेडियम चले गए? चलिए जी, बस तो सारी अपडेट्स तो यहीं से आएंगी। वहाँ पे क्या हुआ है कि मैंने जाके देखा ना, क्योंकि पहले भी मैं मैच का मतलब समझ रहे क्रेजी जिसे बोलते हैं, शाहिद आफरीदी से लेके अब तक, शाहिद आफरीदी गैलरी में बैठे हुए थे उस टाइम पे। वहाँ पे ये हुआ कि जब मैंने जाके स्टेडियम देखा ना, तो रियली मतलब मैं शॉक्ड हो गया कि मैंने नहीं देखा कि 100 दिनों में ये बैठे हुए हैं, और ये ऐसी बैल्डिंग, ये इंटरनेशनल भी और लोकल भी, सब जगह का, पूरे मुल्क में काम करते हैं। हसन बख्शी भी और इनकी पूरी टीम। सही। अब इनकी एक कंपनी है जो इनके पैटर्न चिप मोहसिन शेखानी, उनका पूरे दुनिया में ये बताएंगे, UK में है, आपका USA में, दुबई में, पाकिस्तान में। मैंने उनसे पूछा, क्या इज दिस पॉसिबल? कज़ाफी स्टेडियम की बात कर रहा हूं, मैं कोई घर की बात नहीं कर रहा हूं। और आपका नेशनल स्टेडियम, नेशनल बैंक, और इतने शॉर्ट टाइम में, तो हसन भाई से एक डायलॉग चाहिए कि इस शॉर्ट टाइम में दिन रात पूरा, कभी लाहौर, कभी कराची, कभी लाहौर, जो स्टेडियम था ना, रियली मुझे नहीं लगा कि मैं पाकिस्तान में, मुझे फील हुआ मैं दुबई में बैठा हुआ हूँ। सर आप बिल्कुल बताएं, आपने देखी होगी बिल्डिंग। देखें, अशरफ भाई की बात का मैं खुलासा ये बताऊं जी कि जब गवर्नमेंट चाहे, जब स्टेट चाहे करना, तो वो काम है। इन्होंने कहा कि गद्दाफी स्टेडियम भी और कराची स्टेडियम में बहुत अच्छा काम हुआ।
हम तमाम उन लोगों को मुबारकबाद भी पेश करते हैं जिन्होंने अपने एफर्ट्स डाले। हाउएवर हम समझते हैं कि आम आदमी की ज़िंदगी को भी इसी खूबसूरती से बेहतरी की तरफ तब्दील करें। सही। मैचेस वगैरह का शौक है सर? मैचेस देखते हैं? बिल्कुल है। बिल्कुल एक्साइटेड हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? बहुत, पूरा पाकिस्तान एक्साइटेड है। पूरा पाकिस्तान एक्साइटेड है। सही। अच्छा सर, अभी जिस तरीके से ये अशरफ भाई बता रहे हैं कि कितनी ऐसी स्कीम्स हैं, कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर लोग प्रोटेस्ट करते हैं, पूरी ज़िंदगी की कमाइयाँ लगी हुई हैं, और उसके बाद जब उनको पता लगता है कि भाई ये तो मामलात ही कुछ और हैं, तो सर इन मामलात को हैंडल करने के लिए, जैसे मैंने इससे पहले भी कहा कि पहले ही अगर ये देख लिया जाए कि अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है तो उसकी लीगल वैल्यूज़ क्या हैं, उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो क्या है, किस तरीके से कौन उसको प्रोजेक्ट को बना रहा है, कैसे वो प्रोजेक्ट जो आगे जाके फिर उसको लोग लेंगे, तो सर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाए। अब वो लोग कहाँ जाएं जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स है? वो बेचारे तो वो समझे ना, उन्हें तो पूरी ज़िंदगी की कमाइयाँ दे दी। देखिए, कल बहुत अच्छी बातें की चेयरमैन नायब ने। मैं दो बात कोट करना चाहूँगा। एक तो जब हमने उनको कहा कि जब हम एक बार ज़मीन ले लेते हैं जी, आप हमारी ज़मीन लेने से पहले हर चीज़ चेक कर लें। सही। अगर हम बोलेंगे तो हम आपसे एनओसी रिक्वेस्ट कर लेंगे, आप सब चेक कर लें। अगर वंस मैं ज़मीन अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा लूँ विथ योर परमिशन, फिर मेरा प्रोजेक्ट नहीं रुकना चाहिए, फिर कोई टाइटल पे उंगली नहीं उठनी चाहिए। उससे पहले जो करना है वो कर लें। दूसरी बात, उन्होंने बात की कि हम हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन में रिफॉर्म्स ला रहे हैं थ्रू आउट पाकिस्तान, और ट्रायलैटरल एग्रीमेंट बनाना चाहते हैं, यानी उसमें अलॉटी होगा, ठीक है, बिल्डर होगा और रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी, एस्क्रो अकाउंट होगा जैसे दुनिया में होता है। बट हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की, ये बहुत अच्छा आइडिया है, पर ये नहीं हो कि 16 एनओसी पहले लेनी पड़ती है, अब ये 17 भी हो जाए। उन्होंने बोला नो, इट विल बी ओनली 1 एनओसी, बाकी 16 अगर ख़त्म होगी तो ये रिफॉर्म आएंगे। अच्छा, हाँ, तो उसमें देखें दुबई में, कनाडा में, यूके में, यूएस में, दुनिया में एक सक्सेसफुल मॉडल है, और हमें उसको, वी डोंट वांट टू क्रिएट द व्हील अगेन, हमें उसको रिपीट करना है। सही। अब जब हम ये करने जाएंगे, कुछ हमारे भी लोगों को तकलीफ होगी, सही, जो शायद इतनी ट्रांसपेरेंसी से काम नहीं करना चाहते। हाउएवर बहुत फ़ायदा होगा इंडस्ट्री का, अलॉटीज़ का। आप लोग हैं, आपके कैमरामैन हैं, अशरफ भाई हैं, हम सब खरीदार भी है ना। मकान इज नॉट अ लग्जरी। सर खरीदार, आपको पता है कि आजकल के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आप लोगों ने कि उसकी प्राइसेस क्या है, आप लोग इतने शानदार माशाल्लाह से प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, लेकिन उसके प्राइस भी उतने हाई होते हैं। सर ये भी तो देखिए ना आप। नहीं, देखिए, ये भी बात कल हुई कि अगर ज़मीन फ़र्ज़ करें हमें एक गवर्नमेंट ऑफ सिंध अलॉट करती है 1000 रुपये में, और बिल्डर को वो मिलती है 1 लाख रुपए में, सो वो तो हम कस्टमर पे ही डालते हैं ना। जो गवर्नमेंट अगर ऑक्शन करे लैंड, तो लैंड की वैल्यू देखें, सप्लाई और डिमांड पे है। लैंड की वैल्यू नीचे जाएगी तो कॉस्ट भी ये आई मीन आपको कॉस्ट भी कम मिलेगी। सो मैं ये समझता हूँ कि अब वक्त आ गया पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री को रिफॉर्म करने का। अब वक्त आ गया है कि हम भी दुनिया में जैसा काम होता है वैसे ही काम करें हमारे मेंबर्स। हम वक्त आ गया है कि ज़मीन भी हमें क्लियर टाइटल से मिले, और गवर्नमेंट गारंटी करे उस टाइटल को, जो दिखता है वही हो, जो उसमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। और जो कोर्टों में जाके स्टे हो जाते हैं और सालों साल 5-5, 10-10 साल प्रोजेक्ट बंद होते हैं, इसका भी कोई हमें रास्ता निकालना सब यहाँ पे एक करूँगा। हसन साहब बैठे हुए हैं, तो सबसे बड़ा कंसर्न है जो हम बार बार खबर चलाते, आपने भी कई बार अपने मॉर्निंग शो में किया कि डेंजरस बिल्डिंग, 540 डेंजरस बिल्डिंग, और कई सालों से सुन रहे हो, मैं थक गया हूँ। मैं जब भी गया हूँ इनसे, तो एक आबाद के एज अ चेयरमैन के क्या हो सकता है, क्योंकि आप यकीन नहीं करें, इतनी डेंजरस बिल्डिंग है कि लोग वो छज्जे गिर जाते हैं, हो जाती है। ओल्ड सदर मार्केट इन सब में जो है, जी बिल्कुल। अब कोई अगर इनके पास प्रपोजल है हमारे थ्रू अगर देना चाहें, क्योंकि देखें वहाँ जो लोग रह रहे हैं पगड़ी सिस्टम पे रह रहे हैं ना, पुराने उस पर, और उनको चेंज करना या क्या हो सकता है, क्योंकि ये डेंजरस बिल्डिंग इतनी खतरनाक है। अगर ये, क्योंकि एक इनकी लाइफ होती है ना, आपको पता है कोई भी बिल्डिंग होती है उसकी एक लाइफ होती है, जैसे हमारी लाइफ है, सही, गाड़ी की लाइफ है। ये नहीं होता है कि 100 साल पुरानी गाड़ी आप अभी चला रहे हो, तो बिल्डिंग की भी एक लाइफ होती है, और वो लाइफ पूरी कर चुकी हैं, वो अभी भी खड़ी में और लोग रह रहे हैं, और इतनी डेंजरस हैं वो कि किसी वक्त, क्योंकि हमारे यहाँ जो सिस्टम माजरत के साथ, अब वो जो लोग रह रहे हैं उसके बारे में आप बता भी तो रहे थे ना अशरफ भाई कि वो वहाँ से जाने के लिए भी तैयार नहीं है। तो सर आप यहाँ पर मौजूद हैं। अब ये खबर ना हम बहुत दफ़ा चला चुके हैं, बता चुके हैं कि भाई जो ये खस्ताहाल बिल्डिंग्स हैं, प्लीज़ फॉर गॉड सेक आप यहाँ से चले जाएँ। मगर अवाम जो है, जो लोग वहाँ पर रहते हैं, जिनके घर हैं, एक तो उनकी इमोशनल अटैचमेंट है, भाई बिल्डिंग है, बट डे थॉट के हमारा सामान है, हमारी ये चीज़ें। सर एक इसका कोई पर्टिकुलर कोई सोल्यूशन बता दें, कोई हल बता दें, उनको कोई ऑल्टरनेट कोई जगह दे दें।
क्या देखिए, किस तरीके से? ये डेंजरस बिल्डिंग अशरफ भाई ने जो बात की, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज और उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी इसलिए कहता हूँ कि मैं समझता हूँ इसके लिए एक लेजिस्लेशन होना चाहिए जहाँ पर जो मकीन है उनको आप 2 साल का किराया दें, टेम्परेरी शिफ्टिंग को, वहाँ नई बिल्डिंग रिकन्स्ट्रक्ट हो और उनको जितनी जगह उनके पास थी, किसी के पास 500 स्क्वायर फुट, किसी के पास 1000, उतनी जगह फ्री दें। जो ऊपर बिल्डिंग बनेगी FAR, उससे बिल्डर अपने पैसे भी वसूल करे, नफ़ा भी वसूल करे और सर्टन पैसे लैंडलॉर्ड को भी दे। इस किस्म का कानून आएगा तो इसको कहते हैं अर्बन रीजनरेशन। ये बिल्डिंगें रीजनरेट होंगी और नेक्स्ट 50, 70, 80, 100 ईयर्स के लिए ये लिवेबल हो जाएंगी और इसमें इतना काम मिलेगा। और बिल्डिंगें जो बनेगी भी ना, देखिए आज नए जो रिक्वायरमेंट हैं, सिस्मिक रिक्वायरमेंट, जो नई डिज़ाइन है, जो घर में रहने की आज ज़रूरियात हैं, उसके हिसाब से बनेगी। मैं समझता हूँ इस पर बिल्कुल बात होनी चाहिए और आप अपने शो में सईद गनी साहब को बुलाएं, आप मुझे बुलाएं, आप अशरफ भाई को बुलाएं और इस पर बात करें। ये वो टॉपिक्स हैं जो विच इज़ डियर टू ऑल ऑफ अस एंड शुड बी डियर टू ऑल ऑफ अस। यस, ठीक है। अच्छा सर, जिस तरह से अशरफ भाई बता रहे हैं सर कि भाई इस शो के ऊपर हम जैसे सईद गनी साहब को बुलाएं या फिर बैठ के डिस्कस करें, इसका मसले का हल तभी निकलेगा ना जब जो बिल्डिंग में लोग रह रहे हैं वो कैसे, उनको उनकी काउंसलिंग कौन करेगा, उन्हें क्यों नहीं समझ में आती? देखें, अगर ये गवर्नमेंट लेवल पे, जैसे हसन साहब ने बताया कि गवर्नमेंट लेवल पे अप्रूवल होगी ना कि उनको सपोर्ट के लिए, देखिए वो तो ये कहेगा मैं बच्चों को कहाँ लेकर जाऊँ, आप बिल्डिंग अगर जाके तोड़ देंगे उनको बोलेंगे ऐसा दुनिया में फिर वो कहाँ जाए? मुंबई की मिसाल दूँ, वहाँ स्लम जिसे बोलते हैं कि कच्ची आबादियाँ थी, स्लम्स को उन्होंने रीजनरेट किया, वहाँ के बड़े बड़े बिल्डर्स हैं उनको जगह दी, वो स्लम्स में हाई राइज बिल्डिंग बनाई और शुरू की जो स्टेप्स उनको बता दी। कितने एग्जाम्पल लेते हैं कि 1000 लोग थे ना, सही। तो वो चोली क्या बोलते हैं वहाँ पे इंडिया में, मतलब एक वन बेड वॉशरूम इस टाइप का था, तो उन्होंने 2 बेड रैंक डाइनिंग का उन्होंने अपार्टमेंट 600 स्क्वायर यार्ड का या 700 स्क्वायर यार्ड का बना के दे दिया और उन्होंने उसके बाद जो ऊपर हाई राइज बनाई वो उन्होंने उनको अपने कंस्ट्रक्शन और ज़मीन की लैंड की कीमत निकली, जैसे ये बता रहे हैं। ये मिसाल है हमारे पास। अब वहाँ से स्लम आबादी वहाँ से मुंबई से ख़त्म हो गई है। अब अगर आप गूगल पे भी लगाएं 10 साल पहले जाओ और अभी जाएं, मिसालें हैं। मगर हम यहाँ कराची भी, मतलब आप देखें दुनिया के टॉप बड़ी आबादी वाला शहर आता है और मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, उसकी जो सूरत हाल है आप देखें, मतलब कि आप कंक्रीट का जंगल नज़र आता है। तो प्री प्लानिंग होनी चाहिए। एक तो आपके यहाँ पूरे शहर में दरख्त लगने चाहिए, उसके बाद जो ये आप सदर का एरिया, ये सब इसके ब्यूटिफिकेशन की जो हम बात करें, तो डेंजरस जो बिल्डिंग है उनके साथ आप एक MOU करें, कानून साजी करें और उसके साथ उनको वो जगह दें ताकि बिल्ट हो वो जगह। अगर ये नहीं करेंगे तो आप यकीन करें कि हम लोग जब बैठते हैं ना, हम लोग को, आपको पता है कि हमें खबरें आती हैं, हम जब मूव होते हैं कि बिल्डिंग गिर गई, तो सीरियस दिल दहल जाता है कि बिल्डिंग गिर गई, लोग अंदर हैं, बच्चे भी हैं वहाँ पर। सर, मुझे जो अशरफ भाई की बात से मुझे जो समझ में आ रहा है, आप पता नहीं इस बात से कितना इत्तेफाक करते हैं नहीं करते, कि आप लोग तैयार हैं डेवलपमेंट के लिए, आप लोग तैयार हैं सजेशंस के लिए और MOU कर लें, बिल्डिंग की प्लानिंग कर लें, डेवलपमेंट कर लें, ऑल्टरनेट प्लेसेस के ऊपर इंतजाम कर लें, बट कराची के अवाम जब तक खुद आगे बढ़कर अपने ही लिए कोई डेवलपमेंट नहीं करेंगे, अपने लिए ही कोई अच्छी सोच नहीं रखेंगे, तो डेफिनेटली फिर कैसे हमारा शहर, कराची के लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर, और जिस तरह अशरफ भाई ने कहा कि भाई ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये कराची का नक्शा कैसे चेंज होगा जब तक लोग ही नहीं राजी होंगे कि जी हम भी पार्टिसिपेट करते हैं, हम भी चाहते हैं जी हमारा शहर जो वो बेहतरीन हो, हमारा शहर खूबसूरत हो, हमें तहफ़्फ़ुज़ वाली बिल्डिंग मिले। व्हाट डू यू से आंसर? देखिए, मैं समझता हूँ कि किसी भी काम के लिए लेजिस्लेटिव कवर होना लाजमी है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, मैं इसको यूँ कहूँ कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का जहाँ या उनके अफसरों का इन्वॉल्वमेंट होता है तो वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली उनका परसेप्शन अच्छा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें, आप बिल्डिंग ज़मीन या बिल्डिंग आइडेंटिफाई करें। मुझे इजाज़त नहीं, इंडिया का कानून ये है कि मुझे वो बिल्डर को इजाज़त देते हैं, बिल्डर खुद जाके उनसे बात करते हैं, उनको मुतमईन करते हैं। अगर 70% ऑफ द रेसिडेंट्स एग्री होते हैं तो रेस्ट 30% अगर नहीं भी एग्री हो तो उनको एग्री होना पड़ता है। दिस इज़ हाउ थिंग्स डेवलप। और ये जैसे अशरफ भाई ने कहा, दुनिया में मिसालें मौजूद हैं। इंडिया में मिसाल है, श्रीलंका में मिसाल है, बांग्लादेश में मिसाल है। सो हमने थोड़ी सी विल क्रिएट करके, बल्कि अभी मैं आपके शो के बाद मेरी सईद गनी साहब से मुलाकात है, सो मैं उनसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि ये लेजिस्लेशन लेके आए एंड लेट्स डू इट टुगेदर। इसमें तो किसी गवर्नमेंट ने 1 रुपया नहीं देना है, 1 रुपया नहीं देना है, लेजिस्लेशन चाहिए
कि ये किस तरह होगा, ताकि एक लीगल प्रोटेक्शन होना चाहिए। जो भी काम करेगा, जो भी करवाएगा, उसको एक लीगल प्रोटेक्शन होना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे शो पर आए, अशरफ भाई हमारे शो पर आए। तो जनाब, शो में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और अहम टॉप स्टोरी और एक टॉपिक डिस्कस। वेलकम बैक। अच्छा, हमारे यहाँ समातें होती हैं और उसके बारे में जो है वो कई ऐसी डिटेल्स होती हैं जो कि हम आपके साथ में शेयर करते हैं। ये ज़रा रिपोर्ट देखिए, इसमें कई समातें और उनके बारे में कई डिटेल हैं। सो हियर वी गो। हैवी ट्रैफिक औकात कार की खिलाफ वर्जी का मामला, अदालत ने मुलजिम सलामत और जावेद की जमानत मंजूर कर ली। जुडिशल अलाउंस की अदम अदायगी का केस, जुडिशल स्टाफ की सिंध हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। हाई कोर्ट की स्पेशल जुडिशल अलाउंस को फौरी गैर मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। औरंगी टाउन मदीना कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त। आईनी बेंच ने डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट को तजावुजात खत्म करने का हुक्म दे दिया। PECHS ब्लॉक 6 में गैर कानूनी तामीरात SBCA ने कार्रवाई के लिए मोहलत तलब कर ली। अदालत ने आइंदा समात पर SBCA से पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से बच्ची की हलाकत का मुकदमा, शादी के स्टेज से दूल्हा सलाखों के पीछे पहुंच गया। पुलिस ने दूल्हा मियां को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। मुलजिम दूल्हा आफ्ताब खुद पुलिस कांस्टेबल है। अदालत ने मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। इंसाफ दहशतगर्दी अदालत, शहरी को अगवा करके 9 करोड़ से जायद मालियत की क्रिप्टो करेंसी लूटने का इल्जाम। अदालत ने मुलजिम CTD एहलकार अली रजा के जिस्मानी रिमांड में मजीद 2 रोज की तौसीक कर दी। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और ये एक डिटेल रिपोर्ट थी कि क्या क्या हुआ और किन किन समातों में। अच्छा, अशरफ भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ भाई, अभी जिस तरह से ये चेयरमैन आबाद हमारे साथ मौजूद थे और वो बात कर रहे थे इन बिल्डिंग्स के हवाले से कि भाई ये जो इलीगल हैं या अनऑथराइज्ड बिल्डिंग है। अब हम अगर अवामी इशू के ऊपर आए और अवामी इशू की बात करें तो आप देखें कि एक शख्स कितनी मेहनत से ये अपने घर के लिए जमा पूंजी करके पता नहीं क्या क्या कुछ करके वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर उसके बाद आपको पता चले वो प्रोजेक्ट ही इलीगल है। वो प्रोजेक्ट वो तो पेंडिंग में चला गया, उसके तो 10 मसले चल रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग इस तरह के प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। अशरफ भाई कह रहे थे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये मसला हल करा दें, किसको डिस्कस करना होगा, क्या होगा। अशरफ भाई, कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, इन लोगों का क्या होगा? खुदा न खास्ता पैसे डूब जाएंगे, मिल जाएंगे, या यही लीगल होके वापस मिल जाएगा? होने क्या जा रहा है? क्योंकि लोग ना अब बहुत तज़ब्बुब का शिकार हो चुके हैं, लोग जो है परेशान हो चुके हैं। देखें, कराची में अगर हम देखें, अब प्लेस या जगह जो है ना ज़मीन की है नहीं। अब शहर को बढ़ना है तो आगे आपने देखा होगा, हाईवे पे आप जाएं तो हाईवे पे आपको नई नई सोसाइटीज़ और ये सब बन रही हैं। मैम, मसला ये है कि देखें, जो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं ना वो महकमे हैं, उस महकमे के लोग जो है ना सारे अफसरान करप्टेड हैं। आप मीडिया को SBCA में जाने की इजाज़त नहीं है, आप हैरान होंगी। मैं लास्ट ऑफिस में था तो मुझे जब सुना, मैंने कहा हाउ इट्स पॉसिबल कि मुझे राइट टू नो का इन्फॉर्मेशन कि मेरे पास पावर है, मैं जाके लूँगा। वो अंदर नहीं जाने दिया भाई, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल में। अब मेन ये कि आपको मैं लॉ बताऊँ, आप अखबार देखती हैं ना, तो अखबार में क्या होता है, कोई भी लैंड का आता है ना तो उसमें क्या होता है, लैंड की NOC अगर नहीं होगी, उसकी अप्रूवल नहीं होगी तो वो ऐड नहीं लग सकता है। मगर पाकिस्तान में वो सारा कानून हो रहा होता है कि अखबार में सारे ऐड लग रहे होते हैं। लेकिन आपको ये सबा ये बताऊं कि जो भी ऐड हो, जैसे मैं कोई सोसाइटी में लेट सपोज बिल्डर हूँ और मैंने कोई सोसाइटी लॉन्च की है, तो ज़मीन है, उसके बाद प्रोजेक्ट पे मैं चीज़ें ले रहा हूँ, तो उस प्रोजेक्ट के नीचे NOC SBCA की वो अप्रूवल, ये वो सब नंबर लिखूँगा मैं, ताकि आप यहाँ जाके इसको चेक कर लें। अब अखबार में देखें कितने उस पर लगते हैं, और अखबार वाले भी इसमें फंसते हैं। बाय लॉ बता रहा हूँ कि अगर आपने NOC नहीं लगाई है तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि आपके अखबार में ऐड दे के उन लोगों ने पैसे लगा दिए। अब मसला ये है कि इसके ऊपर जाएं कहाँ। मैं भी ये सवाल उठाता हूँ। मैं जब जो हमारे रिश्तेदार थे उनका इशू था, उनके मतलब वो रिटायर्ड हुए, एक टीचर, मतलब उनकी जो वाइफ है वो टीचर है, मेरी रिश्तेदार है। अच्छा। और वो खुद सिविल एविएशन में थे। जब वो रिटायर्ड हुए तो दोनों मियाँ बीवी ने अपने पैसे जमा करके उन्होंने पैसे लगाए। हाँ। और एट दी एंड उनको जाके हाईवे पे जगह दिखा दी कि भाई यहाँ आपकी ज़मीन है। हाँ। ना 4 दीवारी, जैसे हसन बख्शी साहब ने क्या कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी 4 दीवारी हो, इस 4 दीवारी मुझे पता हो मेरी ज़मीन कहाँ है। हाँ। वो खड़े होकर हाईवे पे दिखा रहे यहाँ आपकी ज़मीन है। हाँ। इट्स नॉट पॉसिबल। यानी कि जो लोग मुलव्विस हैं, जिन्होंने उनसे पैसे लिए, आप सोचें ना कि अगर मेरी और आपकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी हाईवे पे जाके मैं देख रहा हूँ मुझे ज़मीन भी नहीं पता है, तो वो क्रिमिनल एक्ट में आता है। तो उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो मतलब हम चला के थक गए। अब ये तो हसन साहब ने आज नया इंकशाफ किया कि 4 लाख लोगों की ज़मीनें बुकिंग में पड़ी हुई हैं। हाँ। जो कि 40 साल पुरानी है। सही।
क्योंकि 40 साल से ये मली डेवलपमेंट अथॉरिटी। अच्छा भाई, मेरा सवाल ये कि भाई ये इनके पैसे डूब जाएंगे, इन्हें मिल जाएंगे ये? अच्छा, ये कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो मेन पॉपअप प्रोजेक्ट्स हैं, उनके नाम जरा क्या भाई है? अगर हम देखें मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि आप वहाँ पे जाएं हाईवे पे, आपने टेसर टाउन सुना होगा, आप सुने कि 20 साल पहले से ऊपर, मतलब मेरे से 35 साल हो गए, 35 साल पहले लॉन्च हो, 35 साल पहले जो ज़मीन थी हाईवे पे बहुत सस्ती थी जी। अब वो लोग लेके बैठे हुए फाइल, और वो एक फाइल की 4 फाइलें बनी हुई और 4 लोगों को बेचा हुआ एक प्लॉट। मगर वहाँ पे जो लोग हैं इलीगल इमिग्रेंट, जिसके ऊपर कार्रवाई हुई है, अफगानिस्तान से लोग आए हुए हैं, दूसरी जगह से, उन्होंने वहाँ कब्जा कर लिया है, घर वर भी बना लिए हैं। आपकी ज़मीन तो गई, मगर मसला ये है कि देखें, ये जो आपका एक सवाल है ना कि कैसे, देखें पैसे तो नहीं डूबते, ज़मीन में और सोने में जो पैसा लगता है ना वो डूबता नहीं है, ये मैं बता दूं। उन्होंने 35 साल पहले जो ज़मीन ली थी, अभी उसकी कॉस्ट कुछ और है, लेकिन उसके लिए क्या है कि कानून साजी, बार बार हसन साहब जो चेयरमैन आबाद में कह रहे हैं कानून साजी, इन लोगों को कोई फायदा हो जाएगा, इनके पैसे तो नहीं डूबेंगे। देखिए कानून साजी हो गई तो पैसा नहीं डूबेगा, ठीक है। अच्छा। कानून साजी क्या मतलब, इसको रजिस्टर्ड करें, 1 विंडो ऑपरेशन करें और सबको एक जगह पे लिए, ये सारे जो करप्ट अफसरान ये सब मर जाएंगे। यानी जिसने जो फर्स्ट ऑनर था बस वही रहे, वही टाइटल ऑफ, जैसे आप गाड़ी लेती है ना, फर्स्ट ऑनर क्या कहलाता है, जिसने बुक कराई। जैसे आपने गाड़ी अभी बुक कराती है तो इनवाइस आपके नाम से बनती है, तो आप ही ऑनर कहलाती हैं। उसके बाद टाइटल चेंज हो रहा है, तो जब मैं बोलूंगा जमीन किसके नाम अलॉट हुई, सबा के नाम पे, लेकिन उसके बाद अगर आगे बिकी तो एट दी एंड क्या पता चलेगा भाई ऑनर कौन था। सबसे पहले अलॉटी के टाइम सबा थी, 3 जगह ये बिका है, लेकिन एट दी एंड आएगा आपके पास, तो ये कोई उसका टाइटल चेंज नहीं कर सके, टाइटल चेंज नहीं कर सकता। इसके लिए कानून साजी की जरूरत है। बहुत शुक्रिया अशरफ भाई, इस वक्त हमारे शो पर मौजूद थे। अच्छा जनाब, अब आपको लेके चलते हैं और कुछ अपडेट्स आपके साथ में शेयर करते हैं कि भाई क्या हो रहा है और आज क्या होगा शाम को क्रिकेट ग्राउंड। हियर वी गो। आज ट्राई नेशन वनडे सीरीज़ का आज तीसरा मैच पाकिस्तान और जुनूबी अफ्रीका के दरमियान नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। जो है दोनों टीमें 12 बजे नेशनल बैंक स्टेडियम पहुंचेंगी, 1:30 बजे टॉस होगा और 2 बजे जो है मैच का आगाज़ होगा। इस वक्त नेशनल स्टेडियम के इतराफ़ अंदर और जो है सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। रेंजर्स और पुलिस की नफरी जो है वो सिक्योरिटी पर मामूर है। अगर बात की जाए न्यूजीलैंड की टीम की, तो न्यूजीलैंड टीम जो है वो दोनों मैच जीत के ट्राई सीरीज़ के फाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम जो है आज प्रैक्टिस करने पहुंचेगी और प्रैक्टिस से पहले जो है न्यूजीलैंड टीम के एक जो है खिलाड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो है पाकिस्तान और जुनूबी अफ्रीका के मैच से पहले जो है पाकिस्तान और जुनूबी अफ्रीका के एक खिलाड़ी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चले जनाब, ये डिटेल्स हमने जानी और अब शो में या वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ में शेयर करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। तो जनाब आज जो टॉपिक है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। हो सकता है बहुत सारी अम्मियाँ जो हैं वो नाराज़ हो जाएं, नानियाँ नाराज़ हो जाएं, दादियाँ नाराज़ हो जाएं और ऐसे बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाएं जिनको सामान जो है वो स्टोर में रखने की आदत है। और ये वो सामान होता है कि जिसके अंदर यादें, इमोशनल अटैचमेंट और पता नहीं क्या क्या सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। और उसकी जो लॉजिक होती है, हर घर में अम्मियों की, दादियों की, नानियों की एक मुख्तलिफ लॉजिक होती है। यानी अगर उनको जहेज़ में वो तवा भी मिला है ना, तो वो भी उसको संभाल के रखती हैं कि इसे रख दो, ये काम आएगा। अब भाई ये क्या काम आएगा, ये क्या लॉजिक है, इसके पीछे करना क्या है इतने सामान को स्टोर रूम में जमा करने के लिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। मोहसिन रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ हैं अमीना रेहान जो कि स्पीकर हैं और मोहसिन रिजवी साहब डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शो। कैसे हैं आप? ठीक है, आप बताइए। ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी अमीना, अभी जैसे ब्रेक में हम तो इस टॉपिक पे ब्रेक में ही शुरू हो गए थे, मतलब अमीना जो है वो तो इस टॉपिक पे ब्रेक में ही शुरू हो गई। मुझे लगता है कि इनकी अम्मी ने भी जो है वो बहुत सारा सामान स्टोर में रखा हुआ है और अमीना सोचती होंगी कि अगर ये सामान ना हो, हमारे जैसे लोग सोचते हैं तो भाई हम बहुत कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे कोई और डेकोरेट भी हो सकता है ये रूम। क्या है पहले तो अम्मियों की ये सोच क्या है? नहीं देखिए सब यूजुअली देखिए पता है बात क्या है कि हमारे जो हमने घर में आज भी ऐसा होता है कि पहले जो हमारे घर में जो एक बहुत रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाला सामान है, ठीक है, कुछ ऐसा है तो वो तो हमने जगह पे बड़ा रखा हुआ होता है, ठीक है। उसके साथ साथ जो है, अच्छा पहले के वक्त में ऐसा होता था कि वो उसका इस्तेमाल किया जाता था 2 छती जिसको कहते हैं, या जो है उसको भाई आप 2 छती कर लें, कहते हैं, मचान कर लें, या फिर आप छत पे एक कोई कॉर्नर पे कमरा होता है उसमें सामान रखा हुआ होता है। मैं आपको बताती हूँ ये जो खुफिया जगह है ना सामान रखने की सारी, ये तो जो बक्से होते हैं, जो ट्रंक होते हैं उसमें रखा जाता है। बेड के नीचे बहुत सारा सामान रखा जाता है, अलमारियों के ऊपर लोग बहुत सारा सामान रख देते हैं और यकीन करें ये वो सामान होता है
जो उनके घर में रखा हुआ सामान है ना ये उससे बहुत आला और अच्छा सामान होगा, लेकिन वो रख दिया जाता है क्योंकि तो बहुत अच्छा सामान है इसलिए आपको रख दें। अब वो रख दिया तो वो रख दिया, अब सालों गुजर गए लेकिन वो इस्तेमाल नहीं होगा, नहीं हो रहा, लेकिन वो कहीं जाएगा भी नहीं, जाएगा क्योंकि वो आपकी अम्मी का। हाँ नहीं उसमें ना देखिए दो बातें हैं यहाँ पर, हम कहते हैं ना कुछ चीज़ें थोड़ी सी मिक्स हो जाती हैं। हाँ। एक तो उसमें बहुत काम वाला सामान होता है, वाकई वो जेन्युइनली हम कहते हैं उसको हमने सेफ रखना चाहिए। सेकेंडली ये कि हम उस दूसरी तरफ ये देखते हैं कि उसमें कुछ ऐसा है जो कि यूजलेस है बिल्कुल, ठीक है, और उसको स्पेशली रखा इसलिए जाता है और जगह को बाउंड इसलिए किया जाता है कि अगर हमें कोई ज़रूरत मिल जाएगी तो इसका जैसे एक पार्ट हम निकाल के और उसको यूटिलाइज कर लेंगे, किसी जगह हम इस्तेमाल कर लेंगे, इसलिए उस सामान को रख दिया जाता है और उस बता एक पाबंद किया जाता है कि भाई इसको यहाँ से हिलाना नहीं, इसको कुछ हटाना नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर एक और बात है सबा, बहुत बल्कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं कहती हूँ कि हमारी माशाल्लाह नानी दादियाँ हर चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है, सफाई सुथराई हर चीज़ का, लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी मुझे लगता है कि मिसिंग होती थी। मतलब ये क्या होता था कि देखिए जब हम ऐसा कोई सामान रखेंगे जो कि रोज़मर्रा की लाइफ मतलब ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं हो रहा था, जाहिर सी बात है, ऑब्वियस ये कि हम उसका जो है वो सफाई सुथराई उसका मतलब हमने रख दिया, उसको छोड़ दिया कि इस्तेमाल भी नहीं आता, उसकी सफाई सुथराई का भी काम नहीं होगा। कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाला सामान या फिर वो बर्तन, अब बर्तन क्या होते हैं कि अब जैसे बकरीद आई तो आपने बहुत बड़े बड़े बर्तन खरीद लिए, बहुत बड़ा ख़ानदान है, आपके कज़न्स आते हैं, उसमें बहुत सारी पार्टी शार्टी होती है, तो अब क्या हुआ कि आपने वो बहुत सारे बर्तन ले लिए, फिर आपके अपने जो जहेज़ का सामान होता है वो हो गया, फिर आप जो ख़रीद के लाते रहते हैं वो सारा सामान हो गया। अब अम्मियाँ जो है ना वो सारी क्या करती हैं कि जितनी भी हमारी अम्मियाँ हैं वो सब जो है ना वो सामान को सेव करने के लिए कि भाई ये नेक्स्ट ईयर निकलेगा तो वो रख देती हैं। नेक्स्ट ईयर क्या होता है कि वो नहीं निकलता, वो और कुछ और आ जाता है कि भाई कौन दो छत्ती पर जाएगा, कौन वो वाला सामान निकालेगा, छोड़ो और नया ले आते, तो ये वाली सिचुएशन होती है, ये वाली सिचुएशन। अच्छा, एक और चीज़, अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखते हैं सबा, तो होता ये है कि देखो जो चीज़ इस्तेमाल में नहीं आ रही, ठीक है, गर्दो गुबार उसके ऊपर है, तो अगर इस तरह इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू फिर से मैं इस बात फोकस करूँगी, तो वो क्या होता है कि एक जो नेगेटिव वहाँ पर वो चीज़ें होती हैं तो वो बसेरा कर लेती हैं, ठीक है। तो उस चीज़ से भी अगर देखा जाए तो पहले तो अगर इन चीज़ों को अगर इस्तेमाल में नहीं आ रही जो कि बिल्कुल यूज़लेस हैं तो उनको डिस्कार्ड किया जाए, पहले तो ये बात है। और अगर ये डिस्कार्ड करने वाली नहीं भी हैं, और सही बात है, कुछ चीज़ें बहुत अजीज होती हैं, बहुत उनके साथ ऐसा होता है कि कनेक्शन होता है, भाई ऐसा होता है ना, हमारे बहुत सारे ऐसे ड्रेसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जो हम एक दो दफ़ा पहन चुके होते हैं, लेकिन फिर उसके बाद ना हम कहते हैं चलो रख देते हैं, किसी खास इवेंट पे पहनेंगे। ट्रस्ट मी, वो खास इवेंट नहीं आता, आप नया सूट ही बनाते हैं, नया ड्रेस ही लेते हैं, आप कहते हैं अच्छा पहनूंगी, अच्छा ओके मैं आई विल वेयर वन डे, बट होता ये है कि आप कहते हैं नहीं अभी तो ये वाला पहन लेती हूँ, फिर ये और किसी खास इवेंट पे तो वो रखे आपका पुराना होता रहता है। स्टाइल में हर चीज़ जो है अपग्रेड होती जाती है, और सही तो हमने उस चक्कर में जो है ना हम उस वजह से भी जो है वो उस ड्रेस को समझेंगे नहीं अब तो ये है, ये चीज़ इन है, और हम उस चीज़ को इस तरह से जो है ना वेयर करते हैं। लाइक हम ये सब चीज़ों में भी सही बातें देखते हैं, लेकिन हम वही वाली बात पे वापस आते हैं कि हम इस मेंटालिटी, इस सोच से क्यों नहीं आगे बढ़ पाते हैं। सही, ठीक कि आप अगर यही चीज़, सही बात है, किसी को हम दे दें या किसी को, तो वो उसके भी इस्तेमाल में आएगी, लेकिन हमारा इतना हम लगाओ उसके साथ हो जाता है कि हम उसको नहीं कर पा रहे होते हैं। मसला ये है कि जिन चीज़ों के साथ आपको लगाव हो गया ना, फिर आप उनको जल्दी जल्दी इस्तेमाल करना शुरू करें ताकि वो पुरानी होना शुरू हो। चीज़ें पुरानी नहीं होंगी तो फिर डेफिनेटली वो आप कैसे उसको मैनेज करेंगे, वो फिर आप नई की नई रख देंगे, फिर और नई खरीदेंगे। मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन साहब, आप ये बताएं आपके स्टोर रूम में क्या क्या है, क्या आपने खुद रखा है या आपकी वाइफ ने रखा है या आपकी अम्मी ने रखा है या आपकी सास ने रखा है, और आपके अगर घर में कहीं दो छत्ती है या फिर आपके छत पे कोई ऐसी जगह है, ज़रा आज राज बता दें आपके स्टोर रूम में क्या क्या है। मुझे इस पे एक बहुत खूबसूरत शेर याद आ रहा है। हाँ। चंद तस्वीरें बुता, चंद हसीनों के खतूत, बाद मरने के मेरे घर से ये सामान निकला। हाँ। तो ये जो चीज़ें होती है ना, दो छत्तियाँ जिनकी आप बात कर रही हैं, ये अमूमन इसी किस्म की चीज़ें सेव करने के लिए रखी जाती हैं जो किसी को दिखाना नहीं होती। हमारे घर भी एक दो छत्ती है, और ज़्यादातर चीज़ें जो मेरी होती है ना, ये होती हैं जो जैसे उसके अंदर कुछ मेरे LED LCD रखे हुए हैं। हाँ। वो इसलिए रखे हुए हैं जो खराब हो गए थे, मगर उन खराब देखा सर, आपने भी खराब LED LCD सब स्टोर रूम में रखे हुए हैं ना। एग्जैक्टली, वो इसलिए रखे हुए हैं कि आज तो मेरी अम्मी बड़ी खुश हो रही होंगी। देखो अक्सर फिर क्या हुआ, मेरा जो नया LED था उसमें प्रॉब्लम हो गई। उन्होंने कहा जी इसके IC है, IC नहीं मिल रही। मैंने कहा मेरे पास पुराना सोनी का ही LED रखा हुआ है, उसका LED दे।
उसमें देखा तो उसमें एक IC वही थी NGM 4025 कि जो उसमें काम आ सकती थी, तो वो फ्री में काम हो गया। इस तरह बहुत सी चीज़ें काम आती हैं जो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ केबल्स होते हैं, मुख्तलिफ IC डायोड्स होते हैं जो काम आए। इस तरह पुरानी चीज़ें, कैमरेज, मेरे एक ज़माना में तो मेरे पास कैमरा हुआ करते थे बहुत, कैनन यही जो रील वाले कैमरे होते थे, जो अब ऑब्सलीट हो चुके हैं, जो अब हमारे DSLR हैं या बड़े दूसरे कैमरे। तो क्या होता है, वो चीज़ें वहाँ पड़ी हुई हैं। फिर ये जो एक खास हमारा ये होता है कि जी सर्दियों के कपड़े गर्मियों में, गर्मियों के कपड़े सर्दियों में बिल्कुल सेव कर दिए जाते हैं कि हैं। सर्दियों के कपड़े अब आप रख दें। जाहिर है कि जब आप तकरीबन मार्च आने लगता है तो अब हमारा एक सीजन आता है जो हम सर्दियों के कपड़े सेव कर देते हैं। तो प्रॉपरली वार्डरोब बनी हुई, उसमें कैबिनेट्स बनी हुई है जिसके अंदर एक हैंगर्स के अंदर चीजें सेव हुई हुई हैं। तो ये चीज़ें कोई यूजलेस नहीं होती घरों में। बाहर लोगों के घरों में 2 छत होती है, बाहर लोगों के घरों में स्टोर रूम्स होते हैं प्रॉपर बने हुए एक्स्ट्रा। अच्छा, इशू ये है मुझसे साहब कि जो जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि अगर तो एक प्रॉपर आपके घर में स्टोर रूम है जिसकी रेगुलर सफाई होती है, जिसकी चीज़ों की देखभाल होती है, और वो चीज़ें आप ऑन एंड ऑफ मंथ्स में, 15 दिन में, 20 दिन में उसको इस्तेमाल करते हैं, दैट्स अनदर पार्ट ऑफ स्टोरी। वो फिर आपका एक एक्स्ट्रा पार्ट है रूम का। फिर आप उसको उस तरह से डंप रूम या स्टोर रूम नहीं कह सकते। हमारे यहाँ जो कल्चर है उसमें एक स्टोर रूम ऐसा होता है जिसमें बस एक चीज़ गई और वो गई, और उसके बारे में बात ज़रूर होगी, रोज़ाना बात होगी कि अच्छा ऊपर जो है वो सामान इतना रखा हुआ है, अच्छा ट्रंक में जो है इतनी चीज़ें रखी हुई हैं, बट यूज़ कब होंगी? हाँ यूज़ हो जाएंगी। अच्छा उनको किसी को दे देते हैं, नहीं भाई दे के क्या करना है, इतना महंगा सामान है। अच्छा फिर यूज़ कब होगा? नहीं, वो यूज़ होगा मगर अभी उसमें ये प्रॉब्लम है, ये ठीक होगा। तो क्या होता है कि हमारी जो जितनी भी सारी हमारी अम्मियाँ हैं ना, वो सब इसी तरह की बातें करती हैं, नानियाँ ऐसी बातें करती हैं, दादियाँ ऐसी बातें करती हैं, और इस चक्कर में वो सामान कभी यूज़ ही नहीं होता। और वो यकीन करें बड़ा ही कुछ ज़बरदस्त सामान होता है। कॉलर हमारे साथ आया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम भाई, हम तो ठीक है, आपका प्रोग्राम देख के वैसे भी ठीक हो जाते हैं सब। अच्छा जी, थैंक यू। मेरा तो यही है ना कि मैं तमाम मॉर्निंग शोज में फोन करता हूँ, इस तरह तकरीबन कॉमन इशू से बात होती है। और C21 तो वाकई ऐसा चैनल है जो हमारी कराची का दिल है, सच्ची बात है। अच्छा, पहले दोनों को मेहमानों को सलाम। सबब मेरा तो ये कहना है कि मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, मैं इस नतीजे पर पहुंचा। खैर हमारे अब्बा ने तो चीज रखी नहीं, लेकिन जो चीजें रखकर सड़ाना, यानी आप ना किसी को इस्तेमाल करने देते, ना खुद इस्तेमाल करते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे बच्चे वो कोड़ियों के वो बेच देते हैं रद्दी पेपर वालों को, बिलीव मी। तो मैं इस बात का कतई कायल हूँ, जो चीजें आपके इस्तेमाल में नहीं ना, उसको स्टोरों में रखने से बेहतर है किसी को दे के उसकी दुआएं ले लें और वक्त पे काम आ जाए। सही। अच्छा चलिए आया, आज आप ये बता दें आपके स्टोर रूम में क्या क्या रखा हुआ? खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मैंने एक फालतू चीज नहीं रखा। मेरे पास ऐसी, मेरे एक मजदूर हमारे घर काम करने आता है, मैं हर चीज उसको दे देता हूँ, या किसी ऐसे आदमी को। मेरी ना बीवी रखती है ना मेरे वारद ने ये काम किया। हम लोग के घर में आपको कोई एक्स्ट्रा चीज ऐसी मिलेगी। हाँ, ये चीज जो इन्होंने कही ना, इन्होंने रिजवी साहब ने इन्होंने जो बात की, मैं सिर्फ इस बात से एग्री करूंगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके यानी आप उसको ऐसे ऑल्टरनेट यूज कर सकते हैं। मेरे कोई ऐसी चीजें होती हैं जो आप निकाल के रख देते हैं कि फना चीजें, क्योंकि टेक्निकली जो लोग काम करते हैं उनके लिए चीज कारआमद होती है। हाँ। लेकिन मैं आपको सबा बताऊं, मैं सबको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि देखें, खुदा के लिए जो पुराने कपड़े हैं ना, हाँ। जो किसी के काम भी नहीं आते, उसमें कीड़े लग जाते हैं, वो किसी को दे के दुआएं लें। और मैं आज आपको एक बात बताऊं, हमने ऐसे लोग घर देखे, उन्होंने अपनी एक हमारी दोस्त की मदर का इंतकाल हुआ, वो खुद मुझे लड़के ने बताया कि वो अपनी चीजें छुपा के ना स्टोर में रख देती थी, और जब वो इंतकाल हुआ इतनी चीजें उनकी निकली जो उन्होंने ना अपनी बहू को दी ना किसी को दी, आखिर में उन्होंने वो किसी को बांट दी। तो अपनी जिंदगी में बांट दो भाई, ऐसी फालतू चीजें जमा करने से। तो ये मेरा तो यही कहना है भाई। चले जी, अपनी ही ज़िंदगी में अपना सामान जो है उसको मुख्तसर रखें। मेरा कहना ये है, मेरा सोचना ये है कि जो सामान आप ख़रीदते हैं वो क्वालिटी वाइज ख़रीदें, कम रखें, अच्छा सामान रखें, अच्छी क्वालिटी रखें। क्वांटिटी जो है बेशक अगर आप कम रखें फ़र्क नहीं पड़ता। आप 10 फजूल चीज़ें ख़रीद रहे हैं, एक अच्छी चीज़ रखें, उसको अपने पास रखें, यूज़ हो जाए दे दें। लेकिन यूजुअली हम लोगों का कल्चर ऐसा नहीं है। शायद हम भी बाद में यही कर रहे होंगे, है ना अमीना? मतलब यूजुअली ऐसा करते भी हैं, करते भी हैं। हम ज़्यादा नहीं करते, जाहिर सी बात है, हम उन सब चीज़ों से बाहर निकल आए, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अभी भी हम वो करते हैं। अच्छा, मुझे ये होता है पता नहीं क्या प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने दो शूज़ खरीदे हैं, 4 जोड़ी शूज़ हैं आपके पास,
Exactly. या बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपको पता है कि 2 शूज़ आपने नहीं पहनने और आपको अच्छे भी नहीं लगते, आपने बस ले लिए हैं, काम भी नहीं आ रहे, लेकिन आप कहते चलो अभी रख दो। अभी रखने का मतलब ये है कि बस रख दो और फिर थोड़े अरसे बाद वो बिल्कुल बुरी हालत में हो जाते हैं, उसके बाद आप वो किसी को दे रहे और होते हैं। हमने फिर कहते हैं ना, फिर हमने लास्ट हमने वो किसी को बस कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम करते हैं जो हकीकत है, मेट को दे दिया, किसी को दे दिया, अब यूज़ कर लो। तो वही मैं कह रही हूँ ना कि हम इस चीज़ को पहले क्यों नहीं करते। ठीक है ना, कि वो किसी के इस्तेमाल में, हमारे इस्तेमाल में नहीं है, लेकिन एक होता है ना सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कि हमारे इस्तेमाल में नहीं, पर हमने रखी हुई है और उसके बाद जो है ना देनी तो है, नहीं दी, अब वो ख़राब हो गई तो हमने दी है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमने अपने आप को बदलना चाहिए। और जैसे कि वही बात कि एक चीज़ ख़राब हो गई है, हाँ जैसे कि सर ने भी बिल्कुल सही बात कही कि चलो वो चीज़ कहीं यूटिलाइज़ हो जाती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ अगर वो नहीं हो रही है तो हमने सिर्फ उसको एक, जिसको हम कहते हैं बहुत सिंपल वर्ड्स में कि काट कबाड़ है, तो उसको सिर्फ हमने सिर्फ इस वजह से रखा हुआ है। सॉरी टू से मैं कहती हूँ कि आज जो टॉपिक है, अम्मियाँ जो हैं वो नाराज़ होने वाली हैं और नानी दादियाँ भी हैं, बड़ा नाजुक सूरत हाल है वो कहूँगी जेन्युइनली सभा में। लेकिन वो क्या होता है कि ये ना हमसे बहुत ज़्यादा हमें लगाव है, ठीक है, तो हमारे जो है ना, ये हमारी ये चीज़ थी, ये हमारी अम्मी की ये चीज़ थी। तो कोई भी कपड़े हों या कोई भी चीज़ हो, तो सबसे पहले आप ये देखें, आप इस्तेमाल नहीं करें तो आप अगर किसी को देंगे तो वो तो सवाब भी है इस चीज़ में बहुत ज़्यादा, और वो ख़राब होने से पहले अगर आप दे देते हैं तो वो तो आपने वैसे भी उनके लिए भी एक दुआ ले रहे हैं, आप अपने लिए भी ले रहे हैं, ना कि ख़राब हो। और बस एक वो क्यों हमारी ऐसे मेंटालिटी या ऐसे सोच क्यों है, क्योंकि हम वही चीज़ देखते हुए आ रहे हैं सब। अच्छा, इसमें पता है क्या, सबसे ज़्यादा आपका जो है ना दिल वो बड़ा होना चाहिए। इन दी एंड आपने किसी ना किसी को कोई चीज़ देनी है तो 1-2 दफ़ा अगर आपने यूज़ कर लिया है, 3 दफ़ा 4 दफ़ा यूज़ कर लिया है और उसकी अच्छी कंडीशन है तो उसको किसी को दे दें, रैदर दैन कि जब वो ख़राब हो आप उसका वेट करें फिर आप किसी को दें, तो वो फिर जिसको आप देते हैं ना वो उसके लिए भी ठीक नहीं है। शो में या वक्त तो एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर वी होप कि आप हमें कॉल करके बताएंगे कि आपके स्टोर रूम में क्या क्या है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो भाई हम ब्रेक से पहले थे 2 छतियों के ऊपर, ब्रेक से पहले थे हम ट्रंक्स में और ब्रेक से पहले थे हम कि भाई स्टोर रूम में कि क्या क्या सामान जो है वो रखा जाता है। अच्छा सर, आप मेरे साथ यहाँ पर अभी स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, ये बताएं कि बहुत सारे ऐसे मर्द हज़रात होते हैं जो कि स्टोर रूम में चीज़ें अपनी संभाल के रख देते हैं। अभी जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले कहा कि भाई मेरे कुछ कैमरास थे या मेरी कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो मैंने संभाल के रखी और मैंने ये सोचा कि भाई इसके जो इक्विपमेंट्स हैं वो किसी चीज़ में कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएंगे। तो जितने भी सारे हमारे तमाम तर वालदैन या अब्बू होते हैं, तो अब्बू के जो इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे लाइक किसी तरह के जो जिस शोबे से वाबस्ता होता है, तो वो अपनी अपनी चीज़ें ऐसे ही संभाल के रखते हैं, लेकिन समहाउ वो चीज़ें काम में तो नहीं आ रही होती, क्योंकि वो यूजुअली यही होता है कि जब टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, जब आप आगे बढ़ते जाते हैं, फ्यूचर में नई नई जदीद जो है वो गैजेट्स आना शुरू हो जाती है, तो वो पुरानी टेक्नोलॉजी भी फिर फ्लॉप होना शुरू हो जाती है और उसके जो अंदर चीज़ें लगी हुई होती हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, मैं आपकी बात समझ गई कि भाई इसमें बहुत सारी चीज़ें अंदर ऐसी हैं जो काम में आ सकती हैं, वो काम में यूजुअली नहीं आ रही होती। सम केसेस, कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि उसमें वो काम में आ जाती हैं। तो ये जो मर्द हजरात होते हैं, ये भी बड़ी चीज़ें जो है वो स्टोर करके रखते हैं और बड़ा संभाल के। अच्छा, मर्द हजरात की भी वो चीज़ें होती हैं जैसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हाँ। हमारी फाइल्स होती हैं, बहुत सारी फाइल्स होती हैं जो अब तो यूजलेस हो चुकी थी, मगर उसके अंदर इतने अच्छे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हाँ। इतने अच्छी चीज़ें, काम की चीज़ें होती हैं जो आपको वक्त पड़ने पर 10 साल बाद भी काम आ सकती हैं, 15 साल 20 साल बाद भी आपके काम आ सकती हैं। मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे पास, जो ख़ास तौर पे जो 2 छतें हमारी यूज़ हुई है, जो मेरी बच्चियों ने माशाल्लाह, एक ने मास्टर्स किया। अच्छा सर, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं ना, तो चलो ये तो जो भी जैसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वो प्रॉपर आप जो है वो किसी अलमारी में रखते हैं या शेल्फ वगैरह में रखते हैं, सारे ये चीज़ें तो आप 2 छती पे नहीं रखते। मेरे अबू के तो पूरे के पूरे जो है ना वो ब्रीफ केसेस जो है वो ऐसी चीज़ें 3, 4, 5, 6 पता नहीं उसमें क्या क्या उनके डॉक्यूमेंट्स है, ये समझ में नहीं आता, बट डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बिल्कुल ऐसी चीज़ें जो आप नहीं समझते 4-5 साल आपके काम आएंगी, मगर किसी वक्त भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। हाँ। मुख्तलिफ एनओसीज होते हैं, मुख्तलिफ डिक्लेरेशन होती हैं जो आपके फादर ने कभी कोई सामान सेव नहीं किया, कुछ नहीं रखा? मेरे फादर एक अच्छे हाई ब्यूरोक्रेट थे, उनको वो इस तरह की चीज़ें नहीं रखते थे, और जाहिर है वो एक घर से जो चीज़ें, ये मेरी वालदा का काम था, जो हमारे जो मुलाजमीन थे इनका काम था
अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ों के लिए अच्छा। फिर ये चीज़ें जो होती है ना, इनको मेंटेन भी किया जाता है। आपको पता है, इनको कभी हम ये इस तरह नहीं छोड़ देते कि 2 छत की फाइलें पड़ी हुई हैं। मैं आज भी एक डॉक्यूमेंट अगर मुझे पता होगा कि ये किस जगह रखा हुआ है, मतलब इसको कोई फेंक नहीं दिया जाता। इसकी प्रॉपर सफाई होती है, इसकी प्रॉपर कैटलॉगिंग होती है। चलिए, ये तो आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, ये तो एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सनालिटी है ना, कि भाई ऑर्गेनाइज्ड पर्सनालिटीज़ ऐसे होती हैं। अब आपने जिक्र किया आपके फादर ब्यूरोक्रेट थे, अब बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिनके पास बहुत सारी गैजेट्स होती हैं, वो बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, उनके पसंदीदा परफ्यूम्स होते हैं, उनकी पसंदीदा जो है वो 10,000 ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर वो ये कहते हैं कि वी हैव टू सेव इट, इसको किसी जगह पे सेव करके रख दें, फिर जब हमारे पास टाइम होगा तो फिर हम विल सी इट। क्योंकि मेरे फादर भी डिप्लोमेट रहे हैं, तो मुझे पता है ना कि वो जब कहीं बाहर गए हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, वो चीज़ें लेके आ रहे हैं, तो वो क्या करते थे, वो ये नहीं है कि वो खुद लेके जा रहे हैं, वो स्टोर रूम में रख के आ रहे हैं, वो बस ये कहते थे कि इसको कहीं सेव करके रख दें, आप स्टोर रूम में रख दें, फिर व्हेन आई विल गेट टाइम तो फिर मैं देख लूँगा कि मुझे क्या चीज़ें। नहीं मिला जी अब्बू जी आपको टाइम, आप बस अपने कामों में लगे रहे ना, अभी वो सारी चीज़ें साइड पे ही रखी हुई हैं और वो ऐसे के ऐसी रखी हुई हैं। अब जो है वो आपकी तबीयत ख़राब है, अब आप जो है वो उसको देख नहीं सकते, खोल नहीं सकते जी। बात करें परफ्यूम और टॉयलेटरीज की, इनकी तो जगहें होती हैं ना, इनकी तो जाहिर है अगर तो ख़त्म हो गई है तो बोतलें वो तो फेंक देते हैं, मगर अगर उसके अंदर आधी बॉटल बाकी है या तो उसकी उनकी जगहें होती हैं, मुख्तलिफ जगहें होती हैं ना। आपकी ड्रेसिंग टेबल आपके किस लिए होती है, आपके ड्रेसिंग टेबल के साइड पे जो कैबिनेट्स लगे होते हैं वो इन्हीं चीज़ों के लिए होते हैं। आपके वॉशरूम्स होते हैं जहाँ अपनी चीज़ें रखी जाती हैं, वो इन्हीं ये चीज़ें 2 छती, मैंने कहा 2 छती जैसे मेरे बच्चों के स्कूल की बुक्स हैं, कोर्सेज हैं, वो चीज़ें पुरानी चीज़ें, जर्नल्स हैं उनकी जो मेमोरीज हैं वो नहीं मेमोरीज या जो वो क्लासेस कंप्लीट कर चुके, क्लासेस खत्म कर चुके, जो 5, 6, 7 की किताबें थी वो, मगर वो भी बुक्स होती हैं ऐसी, ये जर्नल्स होते हैं या जो ऐसी कॉपीज जो ज़्यादा काम नहीं आई, वो चीज़ें रखी हुई, उनके बैग्स पुराने रखे हुए हैं। ये चीज़ें जो एक तरह की हमारी मेमोरी भी समझ लें, ट्रेजर भी समझ लें, जो बाद में कहा उनकी ऐसी बहुत से एल्बम्स खास तौर पे मैं आपको सर जो मेरी जो कहना चाहिए ना कि किंडरगार्टन की जो रिपोर्ट कार्ड्स थी ना, वो भी मेरे अब्बू ने जो है ना उसको संभाल के रखी थी। यकीन करें मैंने कहा ये मैं अभी इनका मुझे क्या करना है, मैंने खुद जो है ना उनको उठा के मैंने उनको वेस्ट किया कि भाई इट्स ओके, इतना सामान मतलब आप कहाँ लेकर जाएंगे। अब मैं ये भी देखते रहूँ कि 1 क्लास में मेरी क्या कारकर्दगी थी और 2 में क्या कारकर्दगी थी, ये तो भाई बहुत ज़्यादा हो और अब क्या है। हाँ बिल्कुल नहीं, अभी वाली ठीक है बिल्कुल 1 से लेके 5 तक थोड़ी सी तरह मैं लाडली थी, लेकिन उसके बाद फिर मैं ठीक हो गई थी। बीच में 7, 8, 9, 10 उसके बाद सब कुछ बता दिया आपने बिल्कुल उसके बाद बड़ा होके चलता रहा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया अमीना मोहसिन साहब हमारे शो पर आए। तो जनाब शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, एंड आई होप कि आप लोग भी जो आपके स्टोर रूम में सामान है सारा आज ज़रा चेकआउट कर लें कि क्या क्या देना है और क्या क्या रखना है, उसको अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर लें। वहाँ चूहे भी आ जाते हैं, वहाँ दीगर नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, आप ही को परेशानी होनी है। तो शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि टमी फैट कैसे कम किया जा सकता है। वेलकम बैक। तो एक ऐसा इशू जो हम सब का इशू है कहीं ना कहीं, और हर किसी को लगता है कि भाई वो परफेक्टली फिट नहीं है, तो परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, लेकिन बस अपने आप को मेंटेन करके रखना होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट टमी फैट। टमी फैट जो है यानी बढ़ा हुआ पेट, ये किस तरह से कम किया जा सकता है, क्योंकि ये जो बढ़ा हुआ पेट है ये आपकी पूरी पर्सनैलिटी जो है वो ख़राब कर रहा होता है। इनफैक्ट जो बहुत ज़्यादा, जिनका बॉडी मास बहुत ज़्यादा होता है, वो लोग भी बड़े बुरे लग रहे होते हैं, उनका पेट बहुत बड़ा होता है। अब कोई भी नहीं चाहता कि उसका पेट जो है वो बड़ा हुआ हो, बुरा लगे, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी ना लगे, या फिर उसको अच्छे कपड़े ना आए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आज हम डिस्कस करेंगे वो इशू ये है कि जो हैंडसम लड़के होते हैं और स्मार्ट लड़कियां होती हैं, वो परफेक्ट होती हैं, मगर उनके पेट निकले हुए होते हैं और वो उससे बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। अब लड़कियां तो स्पेशली शरारे पहनने हैं, साड़ियाँ पहननी हैं, लड़कों ने कोट पैंट्स पहनने हैं, लेकिन बढ़े हुए पेट का क्या करें? इसका जनरली हल क्या है? क्या ये वाकई कम हो जाता है? इसकी वजह क्या है कि आप लोग जो है पूरे परफेक्ट लग रहे होते हैं लेकिन पेट जो है वो निकले हुए होते हैं? ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। इस पर बात करने के लिए उज़मा अली हमारे साथ हैं, लीडिंग जो है वो ट्रेनर भी हैं। इसके अलावा जो है हमारे साथ मौजूद हैं सैयद आसिम अली जो कि हर्बलिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? अच्छा आसिम भाई, आपसे स्टार्ट करती हूँ मैं। ये बताएं कि भाई लोग बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं पेट कम करने के लिए, ऐसे कर लो वैसे कर लो, क्या ऐसी रेमेडी है कि लोग अपना पेट कम कर लें और वो जो बिल्कुल मॉडल लुक है वो मॉडल लुक ही लगे? ये ना हो कि जी आप मॉडल तो लग रहे हैं लेकिन सिर्फ ऊपर से मॉडल लग रहे हैं, लेकिन पेट से जो है वो आप बिल्कुल अजीब लग रहे हैं। देखें, पहले तो ये चीज़ समझें कि पेट
अगर बढ़ रहा है, खाली पेट बढ़ रहा है, तो उसकी वजह क्या है? हाँ। क्योंकि जब तक आप रीज़न को या बेस को या बोन ऑफ कंटेंशन जो होती है उसको किल नहीं करते ना, जब तक आप मसले के ऊपर काबू नहीं पा सकते। सही। मैं आपको टोटका बता दूं और आप उसको सोचेंगे बस यही मसले का हल है, ऐसा नहीं होगा। पहले देखिए हम तो जो नेशन है ना, हमें तो भाई इंस्टेंट टोटका चाहिए, बस फौरन से हमें बताएं पेट कैसे कम होता है, बस ये ना बताएं हमें कि इतने दिन की एक्सरसाइज करो भाई, ये करो भाई, ये करो। नहीं भाई, अभी हमारे फैमिली में शादी आ रही है, लोग ऐसे कहते हैं, अभी हमारे फैमिली में शादी आ रही है, वी हैव टू लुक फिट एंड फाइन। आप इंस्टेंट टोटका बताएं भाई, हम नहीं जा रहे लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट पे जी। लेकिन इंस्टेंट टोटका जो है वो ये है, सिर्फ अगर टमी फैट कम करना है ना, बिल्कुल, उसके लिए अदरक जो है पाउडर, ठीक है, 50 ग्राम अदरक पाउडर ले लें और 100 ग्राम आपने देसी गुड़ ले लेना है। सिर्फ 2 चीज़ें, इन दोनों को कंबाइन कर लें, पाउडर बना लें, ठीक है। और पाउडर बनाकर एक चमचा, छोटा चाय वाला जो चमचा होता है, एक चमचा नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबसे आसान और बेहतर हल है। कितने दिन तक? कम से कम 2 महीने इस्तेमाल करेंगे, इससे मतलब कम का शादी तो लोगों के यहाँ 15-20 दिन बाद है। आसिम भाई, ये आप क्या बातें कर रहे हैं? देखें, एक फैट 2 महीने का टोटका बता रहे हैं। एक फैट होता है जो कि आपकी स्किन के नीचे होता है, नीचे लेयर में होता है, ये जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। और एक फैट होता है, ये विसरल फैट होता है, जो आपकी टमी के ऊपर जो कवर करता है, ये देर से डिसॉल्व होता है और ये बाज़ औक़ात मुख्तलिफ बीमारियों का भी सबब बनता है। तो इसमें थोड़ा सब्र और तहम्मुल के साथ आपको जो है वो इलाज करना पड़ेगा। चलिए जी, सब्र और तहम्मुल के साथ ये इंस्टेंट टोटका भी 2 महीने का है। मैं क्या करूं, मैंने तो आप लोगों के लिए पूछा था कि कोई शॉर्टकट ही बता दें, लेकिन 2 महीने वाला शॉर्टकट मिला है। उस्मा हमारे साथ मौजूद है। उस्मा, आपके पास है कोई ऐसा मैजिक? कोई ऐसा मैजिक नहीं है और कोई स्पॉट नहीं होती है। ये बिल्कुल मिथ है, ये जो आके हमारे पास बोला जाता है कि सिर्फ हमारा पेट कम करवा दें और हमें 15 दिन बाद शादी में जाना है। 15 कोई ऐसा हमारे पास टोटका नहीं है, ना हमारे पास कोई मैजिक है, ठीक है। स्पॉट रिडक्शन नहीं होती है, बेसिकली फैट ओवरऑल जाता है आपकी बॉडी का और ओवरऑल मतलब वेट लॉस होता है। तो बेसिकली आपको करना क्या होता है, अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करें अपनी, ठीक है ना। जो ये पतले लोग होते हैं, इनका सिर्फ टमी निकला होता है, वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल होता है, मतलब अनहेल्दी ईटिंग जो कर रहे होते हैं उससे होता है बेसिकली। तो इसके लिए क्या करना है, आपको हेल्दी फूड की तरफ जाना है, हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाना है, एक्सरसाइज कोई भी है रेगुलर करेंगे और मतलब स्लीप बेटर करें। अच्छा, कुछ फीमेल्स का जो मोस्टली होता है ना, तो उनका कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, सही, ठीक है ना। तो वो हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से भी पेट होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है ना। और सबसे पहले मैं बताऊं कि स्ट्रेस हार्मोन जो होता है आपका ना, तो अगर आप स्ट्रेस में भी रह रहे होते हैं तो उससे भी आपका बहुत ज्यादा मतलब टमी को ये देखा गया है कि आउट होता है। तो क्या एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज पूरी ओवरऑल बॉडी की कोई सी भी एक्सरसाइज है, कार्डियो करें, कोर एक्सरसाइज करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, कोई भी 40 मिनट्स का वर्कआउट करें, लेकिन ये है कि आपको हेल्दी डाइट मस्ट लेनी है। हेल्दी डाइट से क्या मुराद है? हेल्दी डाइट जो है उसमें क्या क्या चीजें लें? अब ये ना हो ना कि गोश्त हेल्दी, मतलब लोग हेल्दी डाइट से ये ले ले कि भाई सब कुछ ही खा लो। नहीं, सब कुछ नहीं, जैसे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, सैलेड्स हैं, आप कार्बोहाइड्रेट्स को भी मतलब सॉल्युबल फाइबर की तरफ जाएं, प्रोटीन्स लें अपनी मतलब डाइट में। तो ये चीजें मतलब प्रोसेस्ड फूड ना लें, बेकरी आइटम्स अवॉइड करें, शुगरी आइटम्स अवॉइड करें। तो ये सारे मतलब आप अपने इंसुलिन हार्मोन को आपने रेजिस्ट करना है, कम करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए जाहिर है आपको मीठा छोड़ना पड़ेगा, इस तरह की चीज़ें कम करनी पड़ेंगी और वॉक या एक्सरसाइज कुछ भी करें, मतलब कोई भी एक्टिविटी अपनी लाइफ में लेकर आएंगे तो होगा। अच्छा, इसके साथ और कुछ ऐसी ड्रिंक्स भी होती हैं, जैसे डिटॉक्स वाटर बहुत बोला जाता है, लेमन वाटर है, इस तरह की चीजें ऐड करें। कितना यूजफुल है? बहुत यूजफुल है। देखिए, डिटॉक्स बेसिकली कर क्या रहा होता है, टॉक्सिन्स रिमूव कर रहा होता है आपकी बॉडी की, ठीक है। आपका डाइजेशन इंप्रूव कर रहा होता है। जब आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है तो जाहिर है मतलब आपको जो लग रहा होता है ना टमी बिल्कुल ब्लोटिंग हो रही है, तो बेसिकली ब्लोटिंग, इन्फ्लेमेशन, इन सब चीजों को रिमूव कर रहे होते हैं चीजें। जैसे हम मॉर्निंग में कहते हैं लेमन वाटर ले लें या फिर एप्पल साइडर विनेगर का ऐड करें, तो वो उसकी टमी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। लेकिन ये आप सिर्फ उसके लिए होते हैं कि मतलब आपका फैट ऐसे नहीं कट होगा कि सुबह आपने एप्पल साइडर विनेगर पी लिया, उसके बाद आपने बर्गर खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, लेकिन आप पूरा अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। किस चीज का? थायराइड का कोई? थायराइड से वेट गेन होता है। देखिए, जरूरी ओवरऑल वेट गेन होता है, नॉट ओनली। ये सब मतलब एक कहते हैं कि स्ट्रेस हार्मोन अगर आपका बढ़ता है उससे भी वेट गेन हो रहा होता है। बट कुछ फीमेल्स का ऐसा होता है कि अगर हार्मोन इशू होते हैं तो जाहिर है उनका ये लोअर एब्डोमिनल का एरिया जो है थोड़ी बढ़ जाता है। ओवरऑल बॉडी का जो वेट है वो बढ़ता है, सिर्फ नहीं, ओवरऑल बॉडी का वेट बढ़ता है बिल्कुल, लेकिन ज्यादा वेट जो आता है ना आपका लोअर फीमेल्स की स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, तो लोअर एब्डोमिनल्स की तरफ आता है। तो वो कहते हैं कि आपको कोई ना कोई ऐसा इशू है, हार्मोन्स का इशू है, आप टेस्ट करवाएं। तो ये सब चीजें होती हैं, इंसुलिन हार्मोन के बढ़ने से भी होता है
और आपके जो हार्मोन्स है उनको अगर चेंजेस आ रहे होते हैं तो भी होता है, उसमें भी होता है। अच्छा ये बताएं आसिम भाई, आप अभी जैसे आपने हमें एक इतना इंस्टेंट टोटका 2 महीने का आपने बताया है, कम से कम 2 महीने कम से कम 2 महीने का बताया है, तो ये जरा बताएं कि मजीद इससे कोई आपके पास कोई ऐसा टोटका है, कोई आ जाए, थोड़ा आवाम के ऊपर रहम करें, उन्होंने जल्दी जल्दी शादियों में जाना होता है, जल्दी जल्दी फोटोशूट कराने होते हैं, थोड़ा कुछ मैजिक शेपर पहन ले वो, हाँ, शेपर कर ले, इससे ये बड़ा जबरदस्त बताया। तो हकीम भाई जरा प्लीज थोड़ा सा जरा गौर करें इस मसले में। ये ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जो है वो आप स्ट्रेट एक बस यही इलाज है, इसके अलावा वो कोई नहीं है, ऐसा नहीं होता। कुछ चीज़ें होती हैं उनकी तासीर थोड़ी सी तेज़ भी होती है, कुछ इफेक्ट करती हैं। हाँ। जैसे आप जो है वो मेथी दाना ले लें, आप 10 ग्राम मेथी दाना ले लें, 10 ग्राम आप कलौंजी ले लें। इसी तरीके से इम्यूनिटी को और मेटाबॉलिक रेट को तेज़ करने के लिए आपके पास होता है पहाड़ी पुदीना। ये जो देसी पुदीना होता है ऐसा नहीं होता, ये पहाड़ी पुदीना अलग होता है। 10 ग्राम आप पहाड़ी पुदीना ले लें, तीनों चीज़ों को कंबाइन कर लें, इसका पाउडर बना लें और आधा चमचा क्या सुबह शाम बताया इस्तेमाल आपने? करें। मैंने आपको बताया पहाड़ी पुदीना, ठीक है, और इसके अलावा मेथी दाना और कलौंजी इन तीन चीजें हो गई हैं जो मुझे पहली दफा कोई रेमेडी समझ में आ रही है। इन तीनों चीजों को बराबर मिकदार में ले लें, इक्वली में ला लिया आपने, और इसको बारीक पाउडर बना लिया, आधा चमचा सुबह शाम ले लें। सही, ठीक है। अच्छा, इस फार्मूले को और मजीद इफेक्टिव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, शहद इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, शहद को नीम गर्म पानी के अंदर हल करके उसके साथ अगर आप ये ले लें तो ये बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि वो फिर मेटाबॉलिक रेट को आपको तेज करना है। इससे कितने दिन में फर्क हो जाएगा बढ़ते हुए? कम से कम भी महीना 10 ऐसा तो समझेंगे, महीना तो ये सबसे फास्टेस्ट रेमेडी है। मतलब महीना तो आसिम भाई की महीना तो कहीं नहीं गया पेट कम करने के लिए। तो भाइयों और बहनों, अगर आपने ये सोचा हुआ है ना कि कोई इंस्टेंट कोई जादू की छड़ी हो जाती है, ऐसे नहीं होता। आपने इसके ऊपर काम करना होता है और कम से कम 1 महीना लगता है, तब जाके आपका जो पेट है वो कम होता है। इसका बेहतरीन एक और सोल्यूशन भी यही है कि जो लोग सुस्त होते हैं ना, वो अपनी सुस्ती भी थोड़ी सी भगा लें। आसिम भाई, ये बहुत जो है ना, वो आपने देखा होगा, आपके पास ऐसे बड़े सारे पेशेंट आते होंगे तो दवाइयाँ खाने में बड़े सुस्त होते हैं, इनफैक्ट कि वो तो प्रॉपर मेडिसिन जो है ना वो भी नहीं ले सकते हैं। ये सुस्ती भगाने का कोई है हिकमत में कोई टोटका है? क्योंकि सुस्ती ही सारे फसाद की जड़ ही जो है ना वो ये सुस्ती है, इसकी वजह से ही सारे मसले बढ़ते हैं। तवज्जो होनी चाहिए ना। एक तो आपने जिस चीज़ के ऊपर तवज्जो करी, जिस चीज़ को फोकस किया, आपने टारगेट सेट कर लिया कि मुझे ये करना है, और फिर उसको जो है वो आपने फॉलो किया कि ये टारगेट मुझे करना है और कितना मुझे ये टारगेट अचीव हो गया है। तो जब आप उसके ऊपर तवज्जो रखते हैं ना, तो फिर आप किसी भी काम को कर लेते हैं, वो आप टारगेट अचीव कर लेते हैं। अगर आप बेतवज्जो ही रखेंगे, आप इस चीज़ को फोकस नहीं कर पा रहे, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। जब बाज़ लोग जो है वो तो दवाओं के चोर होते हैं, और बाज़ लोग दवाइयाँ इतनी ज़्यादा खाते हैं कि वो मेडिसिन जो है वो खुद बताते खुद भी जो है, जब आप ज़्यादा मेडिसिन खा रहे हो गैर ज़रूरी तौर पर, तो वो भी नुकसान का सबब बनती है। तो बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं। चलिए आसिम भाई, जल्दी से आपने बताना है कि आपका कोई ऐसा आपके पास मरीज आया हो, ऐसा पेशेंट आया हो जिसको आपने बड़ी जल्दी उसका पेट कम कर दिया हो, उसकी वो कौन खुश नसीब था वो? देखिए, अक्सर पेशेंट्स जिसने आके कहा अरे भाई आपने हकीम साहब ये क्या कर दिया है, तो कमाल कर दिया आपने, मैं तो मतलब आपने 10 दिन कहा था, मैं तो 8 दिन में ही ठीक हो गया। ऐसा कोई आपका कोई ऐसा कोई केस आया? टमी फैट के हवाले से बात कर रही हैं? जी, टमी फैट। अच्छा देखें, इसमें ना एक ख़वातीन में ख़ास तौर पर ऐसा होता है कि अगर उनको जोशांदा वगैरह हम देते हैं ना, एक जोशांदा हम बनाते हैं, वो दवाखाने का हमारा अपना नुस्खा है, उसका चले वो नुस्खा मैं बता देता हूँ आपको। उसमें पहाड़ी पुदीना होता है, उसमें अजवाइन होती है, उसमें मेथी दाना होता है, उसमें सोया होता है। अब ये नोट कर रही हैं आप? जी बिल्कुल, मैंने आपने कहा पहाड़ी पुदीना होता है, जोशांदा होता है, और जोशांदा तो बनाना है, जोशांदा तो बनाना है। अच्छा शाबाश, एक थोड़ा घर में अगर दिल लगाया होता तो आज ये ना हो रहा होता। अच्छा, पहाड़ी पुदीना ले लें, 5 ग्राम आपने पहाड़ी पुदीना जोशांदा ले लिया अलग से और पहाड़ी पुदीना ले लिया। नहीं, जोशांदा जो है, अच्छा, किसी चीज को जोश देना, यानी उसको बॉयल करना। अच्छा, उसका जोशांदा। ओके, सही। आज घर जाके अम्मी से बड़ी डांट पड़नी है। अच्छा, करना क्या है, आपने पहाड़ी पुदीना ले लिया 5 ग्राम, 1 चमचा आपने अजवाइन डाल दी, अच्छा मेथी दाना जो है वो आधा चमचा आप डालेंगे, ठीक है, और इसके अंदर सोया जो है वो आधा चमचा डाल दें। सही, बस ये चीज़ें इनफ हैं। सही, ठीक है। और देसी गुड़, हाँ, अच्छा, मीठे के लिए कभी भी अगर आप चाहें तो उसमें चीनी का इस्तेमाल ना करें, देसी गुड़, या तो शहद इस्तेमाल करें या देसी गुड़ इस्तेमाल करें, ठीक है। ये चीज़ें जो है वो 2 गिलास पानी में पकाएं। जब 2 गिलास पानी पकते पकते 1 गिलास रह जाए तो उसको छान लें। आधा जो है वो गिलास सुबह में इस्तेमाल करा दें, आधा शाम में इस्तेमाल करा दें।
तो एक हफ्ते के अंदर जो है ना वो मरीज ने मुझे आके ये बात कही, वो कंफर्म है कि हाँ जी मुझे इससे ये है वो रेमेडी जो हम आपको अपने प्लेटफॉर्म से बताना चाहते थे। एक हफ्ते के अंदर पहाड़ी पुदीने का कमाल हो गया जी। क्या बात है। ये वैसे ये पहाड़ी पुदीना जो है हर चीज में शामिल है हकीम साहब की, तो ये कुछ है इसके अंदर। उसमें आप बताएं आपकी क्या फास्टेस्ट रेमेडी है? फास्टेस्ट रेमेडी कोई नहीं है, स्पॉट प्रिडिक्शन कोई नहीं है। जब आप वेट लॉस पे जाते हैं तो ओवरऑल बॉडी वेट लॉस कर रहा होता है आपका। 40 डेज हमारा जो प्रोग्राम होता है बर्नर 40 में हम ये कहते हैं कि आप अगर उसको कंसिस्टेंट होके करें तो आपका जाहिर है टमी फैट भी जाएगा, बॉडी फैट भी जाएगा और जाहिर है पूरा। अच्छा, टमी फैट जो है बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, इनफैक्ट मॉडल्स ऐसी होती हैं जिनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही होती है। उनकी बॉडी बहुत अच्छी होती है, स्मार्ट लगती हैं, और जो एक होना चाहिए ना एक बिल्कुल मॉडल स्ट्रक्चर वही होता है, बट समाओ क्या होता है उनको भी ये इशू हो रहा है कि भाई हमारा जो है वो पेट जो है वो निकला हुआ है, उसको कैसे कम करें। अब साड़ी पहननी है, शरारे पहनने हैं, अच्छी अच्छी शर्ट्स पहननी है, उसमें प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए फिर उनको क्या रेमेडी करनी चाहिए उन लोगों के लिए ऐसा होता है जो ओवरऑल बिल्कुल ठीक है लेकिन उनको सिर्फ कैलोरी डेफिसिट पे जाना बेस्ट है कि अगर आपको कुछ मतलब जल्दी फैट लॉस या वेट लॉस करना है लेकिन आगे ज्यादा देर तक नहीं कर सकते, जैसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं कि 16 आवर्स आप कुछ नहीं खाएं और फिर मतलब जो विंडो होती है उसमें आप जिसने खाना है, तो जब आप नहीं खा रहे होते तो इंसुलिन लेवल आपका कम हो रहा होता है बॉडी का, तो फैट जो स्टोर होता है तो बॉडी वहां से आपका मतलब लेती है, जब एनर्जी जो रिलीज करती है वो फैट से करती है, तो उस तरह से फैट लॉस हो रहा होता है आपका। तो अगर आपको जल्दी मतलब फैट लॉस या वेट लॉस पे जाना है तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। अच्छा। इस तरह कर सकते हैं कि आप, और उसमें भी ये लें कि उसमें जब आप खाने की विंडो है आपकी तो उसमें भी आप हेल्दी ऑप्शंस लें, तो इस तरह हेल्दी ऑप्शंस लें, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स इस तरह लें, सैलेड्स लें, तो इस तरह ही हो सकता है कि आप जल्दी फैट लॉस या वेट लॉस कर सकते हैं। तो जाहिर है ओवरऑल जब वेट लॉस होगा तो टमी भी आपका अंदर होगा। अच्छा, सबसे ज्यादा जो एक्सरसाइज है वो फीमेल्स में कौन सी जो है ना वो पसंदीदा है कि वो आके आपको कहती है हमने तो जो है ना ये वाली, सबको यही होता है कि हमारा जो है ना कोर या एब्डोमिनल एरिया कम करवा दें, तो वो इस तरह की एक्सरसाइज है। लेकिन एक्सरसाइज करते हुए तो जाहिर है जिनको पसंद होती है उनको सारी एक्सरसाइजेस पसंद आ रही होती हैं, लेकिन बेसिकली प्लैंक एक्सरसाइज जो हम कहते हैं वो कोर की बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। अच्छा। कि आप प्लैंक होल्ड कर लें फ्यू सेकंड्स तो उसको कोर के लिए बहुत अच्छी प्रोड्यूसर कह रहे हैं फहद के ख़वातीन की फेवरेट एक्सरसाइज है मेकअप करना और बातें करना। डू यू एग्री? नो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो एग्री नहीं करी फहद, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा जी, हाँ, आगे तो ये है कि कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज हैं जो आप कार्डियो के साथ ऐड कर सकते हैं, तो आपको हेल्प होगा कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें, 14-15 डेज आप कर लें। अभी तो रमजान आ रहा है, बेस्ट है आपके पास कि वो खुद ब खुद एक आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे चले जाएंगे जी, फास्टिंग एरिया होगा आपका, फास्टिंग विंडो होगी। तो बेसिकली इसी तरह आप वेट लॉस कर सकते हैं, और कोई इसका हल नहीं है कि आपने खा भी रहे हैं और आपको टमी भी फ्लैट चाहिए। लेकिन मसला ये ना कि हम लोग अगर फास्टिंग कर रहे होते हैं तो फिर रोजे के बाद जब हमारी रोजा खुल जाता है, रोजा खुलने के बाद फिर जो है वो रात से लेके सुबह फजर तक, क्योंकि रोज़ों में तो यूजुअली अ मंथ ऑफ ब्लेसिंग कि जिसका कहना चाहिए ना एक एक लम्हा इतना ज़बरदस्त है कि आप जो खाते हैं पीते हैं आप बरकतों से तो बस बिल्कुल ऐसे होता है ना कि बरकतें ही बरकतें होती हैं। तो उसमें ये होता है कि लोग इतना ज़्यादा खाते हैं कि वो इफ्तार के बाद से जो खाना शुरू होता है, फिर वो बीच में जो तरावी ब्रेक, फिर उसके बाद वो सुबह तक जो सारा कुछ होता है, लोग जागते ही हैं, सहरी तक तो जागते हैं, खाते ही रहते और तो फिर वो रोजा तो उसकी वजह से थोड़ा सा अगर आप फास्ट पे हैं, रोजा रख रहे हैं, तो आपको ये भी सोचना है कि भाई आपको जो खाना है तो हेल्दी ऑप्शंस पे जाना है, मतलब आपको पकौड़े, समोसे, मतलब यही ऑयली चीजें अवॉइड करेंगे जब भी आपका फैट लॉस, वरना गेन हो जाएगा। रमजान में और ज्यादा कुछ लोगों का गेन हो जाता है, तो वो इसीलिए होता है कि वो ओवर ईटिंग कर लेते हैं। बिल्कुल ओवर ईटिंग कर लेते हैं, और बहुत सारे लोग जो ना हेल्दी का मतलब पता नहीं क्या लेते हैं। भाई हेल्दी और हैवी में बड़ा फर्क होता है, ये जान के चलें आप, क्योंकि जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, हेल्दी डाइट है वो अलग है, हैवी डाइट जो है वो अलग है। तो इसका ज़रूर फ़र्क जो है वो रखा करें और पहचान रखा करें कि आपने किस तरीके से अपनी डाइट को मेंटेन करना है। आज हमने आपको फास्टेस्ट तरीके से बताया कि आप कैसे अपना पेट जो है वो कम कर सकते हैं। आसिम भाई हमारे साथ, उस्मा हमारे साथ, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। आज के शो से फ़िलहाल इतना ही, कल फिर लेकर आएंगे आपके लिए अच्छे अच्छे से टॉपिक। आज के शो का फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, हंस रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए सिटी एट 10।